चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 9 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 6.3। तो इसमें हम लोग को यहाँ पे पहला प्रश्न हम लोग को दे दिया गया है ना, ये आकृति 6.39 इसी की आकृति की बात कर रहा है। में यहाँ पे त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर की भुजाओं, यहाँ पे यही त्रिभुज है पी क्यू आर, यही त्रिभुज है की भुजाओं, यहाँ पे क्यू क्यू पी, तो इसकी बात कर रहा है क्यू पी की, ठीक है। और यहाँ पे आर क्यू को, यहाँ पे आर क्यू को यहाँ पे क्रमशः बिंदु यस और टी तक बढ़ाया गया है। तो इनको आप देख रहे हैं कि जो आर क्यू भुजा है उसको भी आगे बढ़ाया गया है, यहाँ पे क्यू पी को भी आगे बढ़ाया गया है, ठीक है। यहाँ पे बता दिया गया है कि यहाँ तक टी तक बढ़ाया गया है, यहाँ पे यस तक ये भुजा बढ़ाई गई है। आगे दिया हुआ है कि यदि यहाँ पे कोण दिया हुआ है यस पी आर, यह वाला कोण दे दिया गया हम लोग को 135 अंश, और यहाँ पे दे दिया गया कोण पी क्यू टी, यहाँ पे ही इसी कोण की बात कर रहा है पी क्यू टी, यही कोण हमें 110 अंश दिया है। तो हम लोग को ना यहाँ पे कोण पी आर क्यू, तो पी आर क्यू यह वाला कोण हम लोग को ज्ञात कीजिए, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम लोग सिंपली ज्ञात कैसे करेंगे, हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पर यह एक रेखा हो गया, रेखा पर जब भी दो आसन्न कोण बनते हैं तो हम लोग जानते हैं कि उनका योगफल कितना रहता है, 180 अंश रहता है। इसे रैखिक युग्म अपघृत कहते हैं। जब भी दो आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश रहता है तो हम लोग कह देते हैं कि यहाँ पे जो अउभयनिष्ठ भुजा है वो क्या एक रेखा बनाती है। यदि हम लोग को पहले पता चल जाता है कि ये एक रेखा है तो दोनों आसन्न कोणों का योगफल कितना 180 अंश रहता है। और बाकी अपघृत और प्रमेय के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, यदि आप उसे देख लेंगे तो प्रमेय से और अपघृत से संबंधित सब कुछ आप उसमें अच्छे से समझाया गया है। बाकी यहाँ पे जो भी बातें, जो भी यहाँ पर नियम लग रहा है, प्रमेय लग रहा है, अपघृत लगेगा, वो हम बता देंगे, ठीक है। जब भी दो आसन्न कोण रहेंगे तो उनका योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। तो यहाँ पर इस कोण को हम लोग ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, 180 अंश में से घटाकर, और यहाँ पर भी 180 अंश में से घटाकर यह वाला हम लोग कोण ज्ञात कर लेंगे। फिर हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, यह प्रमेय हमने सिद्ध कर दिया हुआ है, ठीक है। तो इन तीनों कोणों का योगफल कितना आना चाहिए, 180 अंश आना चाहिए। तो हम लोग ये वाला कोण क्या कर लेंगे, ज्ञात करेंगे आसानी से। तो चलिए हम लोग हल करते हैं पहले वाले प्रश्न को, और पहले इस फिगर को हम लोग बना लेते हैं। चलिए तो आकृति को हमने यहाँ पर बना लिया, एक बार बाकी हम लोग लिख देते हैं कि क्या क्या हमें दिया हुआ है। यही दो कोणों का हमें वैल्यू दे दिया गया है, ठीक है। बोला था कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है, यहाँ पे जो क्यू पी यहाँ पर जो भी भुजा है उसको आगे एस तक बढ़ाया गया है, और जो आर क्यू भुजा है इसको आगे टी तक बढ़ाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे दो कोणों का वैल्यू हमें दे दिया गया है, और यही वाला कोण हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि देखिए यहाँ पर दिया गया है कोण यस पी आर बराबर 135 अंश, और साथ साथ हम लोग को दूसरा ये भी दे दिया गया इस वाले कोण को, यहाँ पे इसका नामकरण कर दिया गया है पी क्यू टी, इसका वैल्यू 110 अंश आपको दिया हुआ है। तो चलिए इस कोण को ज्ञात करने से पहले ना हम लोग इन दोनों कोणों का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग देखिए यही क्यू आर एक रेखा ही थी, ठीक है, मतलब भुजा ही थी, इसको आगे बढ़ाया गया। तो यहाँ पर एक रेखा बन रहा है ना, एक रेखा पर ये हम लोग का ना, जब भी एक रेखा पर ना एक यहाँ पे किरण या फिर निकलता है, देखिए इस प्रकार से रहता है, हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पर यदि कोई आपके पास रेखा हो गया, ठीक है, रेखा है, इस पर आपका ना कोई इस तरह से किरण खड़ा रहता है ना, तो जब भी हम लोग को पहले पता चल जाता है कि रेखा है, तभी इस प्रकार से दोनों आसन्न कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश रहता है। यहाँ पर चलिए यहाँ पर 1 और 2 हम नामकरण कर देते हैं ना, तो इस प्रकार से कोण 1 धन कोण 2 का वैल्यू कितना हो जाता है 180 अंश हो जाता है ना। जो दोनों अउभयनिष्ठ भुजाएं रहती हैं ना, देखिए यह उभयनिष्ठ भुजा है, यह अउभयनिष्ठ भुजा है, यह और यह वाली भुजाएं, यह दोनों मिलकर एक रेखा बनाती है। तो इसमें कुल 2 कथन है, ठीक है। यदि कोण 1 और 2 का योगफल 180 अंश हो जाता है तो हम लोग यहाँ पर कह देते हैं कि अउभयनिष्ठ भुजा एक रेखा है। यदि हम लोग को पहले पता चल जाता है कि यहाँ पर एक रेखा है, इस पर कोई किरण खड़ी है, तो इस प्रकार बने आसन्न कोणों का योगफल कितना रहता है 180 अंश रहता है, ठीक है। इसे कहते हैं रैखिक युग्म अपघृत कहते हैं। तो इस तरह से जो भी अपघृत या फिर प्रमेय का इस्तेमाल हो रहा है ना, उसका हम साथ साथ लिखते भी या बताते भी आपको चलते हैं, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, रैखिक युग्म अभिगृहित कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें कुल 2 कथन है, ठीक है। इसमें एक कथन है कि हम लोग को पहले पता चल जाए कि एक रेखा है, उस पर कोई किरण खड़ी रहता है, तो इस प्रकार से दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाता है 180 अंश हो जाता है। यह होता है यदि दो आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश रहता है, ये हम लोग को पहले पता चल जाता है, तो हम लोग कह देते हैं कि इस प्रकार जो अउभयनिष्ठ दोनों भुजाएं हैं ना, वो क्या बनाती हैं, एक रेखा बनाती है, ठीक है। तो ये 2 बातें हैं। तो यहाँ पर हम लोग को यही दिया गया था कि यहाँ पे जो आर क्यू है, यहाँ पे भुजा, इसको आगे बढ़ाया गया, तो इस प्रकार इस कोण का और इस कोण का योगफल कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। तो हम लोग बस इसी का इस्तेमाल करके इन दोनों कोणों का वैल्यू ज्ञात करते हैं, ठीक है। लिखते हैं हम लोग यहाँ पे कोण पी क्यू टी, कोण पी क्यू टी धन यहाँ पे पी क्यू आर, इस कोण को हम लोग लिखते हैं कोण पी क्यू आर। हमने इस कोण को लिखा, देखिए यह वाला कोण लिखा पी क्यू टी, इस कोण को लिखा, और यहाँ पे पी क्यू आर यह वाला कोण लिखा। इन दोनों कोणों का योगफल कितना 180 अंश।
हम लोगों ने ऐसा क्यों लिखा, यहाँ पे कारण भी लिखना पड़ेगा। इसे क्या कहते हैं, रैखिक युग्म अभिगृहित। और आपको यहाँ पे पी क्यू टी का वैल्यू आपको दे दिया गया है कितना, 110 अंश दिया हुआ है, ठीक है। यह 110 अंश है, यहाँ पर इसका हम लोग वैल्यू प्रतिस्थापित कर देते हैं। 110 अंश धन यहाँ पे पी क्यू आर बराबर यहाँ पे 180 अंश, या धन में बराबर उधर पक्षांतर कर देते हैं, ऋण में हो जाएगा। कोण पी क्यू आर बराबर 180 में से हम लोग क्या करेंगे, 110 अंश घटा देंगे। तो यहाँ पे कोण पी क्यू आर का वैल्यू हो जाएगा 180 अंश में से 110 अंश घटा देंगे तो सिर्फ 70 अंश बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, इसको हम लोग यहाँ पे लिख भी देते हैं, ठीक है। ये कितना रहेगा, 70 अंश। चलिए अब इन दोनों कोणों को जोड़ते हैं। इन दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, इनका भी 180 अंश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पी क्यू एक भुजा बोला था, उसको आगे बढ़ा दिया तो ये एक रेखा हो गया, और यहाँ पे कोई किरण खड़ी है, ठीक है, या किरण या भुजा भी समझ सकते हैं। तो इस प्रकार दोनों आसन कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश रहता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम इन दोनों कोणों को हम लोग जोड़ते हैं इन दोनों कोणों को, ठीक है। यस पी आर, ठीक है, कोण यस पी आर, ठीक है। इस कोण की हमने बात किया, यस पी आर, यह वाला कोण। और यहाँ पर जो कोण बना है इसको भी लिख लीजिए, या तो इसको आप आर पी क्यू भी लिख सकते हैं, या क्यू पी आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो इच्छा करें वो लिख सकते हैं आप, दोनों तरह से नामकरण हो सकता है, ठीक है। तो क्यू हम लिख देते हैं, क्यू पी आर हमने लिख दिया, ठीक है। इन दोनों कोणों का योगफल कितना, 180 अंश। क्यों हमने ऐसा कहा, यही कारण यही है, क्योंकि यह एक भुजा था, इसको आगे बढ़ाया गया तो ये एक रेखा। इस प्रकार दो आसन कोणों का योगफल कितना, 180 अंश रहता है। तो इसे क्या कहते हैं, रैखिक युग्म अभिगृहित, ठीक है। तो यहाँ पर एक का हमें वैल्यू ज्ञात है, ठीक है। जो यस पी आर है ना, यस पी आर का हमें वैल्यू ज्ञात है कितना, 135 अंश, ठीक है। तो यस पी आर का हमें वैल्यू दिया था यही 135 अंश। तो यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दीजिए, प्लस यहाँ पे क्यू पी आर बराबर यहाँ पे 180 अंश, या धन में बराबर को उधर पक्षांतर कर दीजिए, ऋण में हो जाएगा। क्यू पी आर बराबर 180 अंश में से आपको 135 अंश घटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्यू पी आर तो हम लोग घटाते हैं, तो यहाँ पर एक हासिल दे देगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 5 चला जाएगा तो 5 ही बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बचा हुआ है 7, ठीक है। 7 में से 3 जाएगा तो 4 ही बचेगा, 45 अंश मिला। बाकी यहाँ पे सैकड़े के स्थान पर 0 हो जाएगा घट के, तो बस इसको हम लोग इस प्रकार से लिख देते हैं। यह हमें देखिए 45 अंश मिला। तो हमने दो कोणों का तो वैल्यू ज्ञात कर लिया। अब तीसरा के लिए हम लोग यहाँ पे त्रिभुज का हम लोग ये एक प्रमेय हम लोग पढ़े थे, ठीक है। कि कोई भी त्रिभुज रहता है तो त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल कितना, 180 अंश रहता है। तो यह 45 हो गया या 70 हो गया, तो हम लोग क्या कर देंगे, जोड़कर 180 अंश में से घटा देते हैं इसको, ठीक है। इन तीनों कोणों को हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए तीनों कोणों का जो भी नामकरण कर दिया गया है हम लोग उसी तरह से लिख देते हैं तीनों कोणों को। यहाँ पे कोण, यहाँ पे पी क्यू आर, ठीक है। कोण पी क्यू आर जो तीनों बिंदुओं पर शीर्षों पर कोण बन रहा है ना त्रिभुज के, देखिए यह वाला कोण को भी लिखते हैं, यह वाला और इस वाले तीनों कोण को लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक हो जाएगा यहाँ पर जो क्यू पर बन रहा है पी क्यू आर हो गया, और यहाँ पे इसको लिख देते हैं कोण पी आर क्यू धन, और जो पी पर बन रहा है उसको भी हम लोग लिख देते हैं कोण क्यू पी आर। इन तीनों कोणों का योगफल कितना, 180 अंश। तो यह हमने प्रमेय से लिखा, ठीक है। त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। इसको हम लोगों ने सिद्ध भी कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक है। हमने इस प्रकार से लिख दिया, और जिसमें से हम लोगों ने दो कोणों का वैल्यू हम लोगों ने ज्ञात कर लिया हुआ है, ठीक है। जो यहाँ पर बिंदु क्यू पर, यहाँ पर जो क्यू शीर्ष है इस पर बन रहा है 70 अंश का कोण, और जो यहाँ पे पी शीर्ष पर बन रहा है ये बन रहा है 45 अंश का। बाकी यहाँ पे जो आर वाला बन रहा है कोण उसको हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्यू और पी पर ज्ञात है तो इन दोनों का वैल्यू हम लोग लिखते हैं। तो देखिए इसका हम लोगों ने कोण यहाँ पे पी क्यू आर यह हम लोग को मिला था 70 अंश, तो इसको हम लोग 70 अंश प्रतिस्थापित कर देते हैं। प्लस यहाँ पे जो पी पर बन रहा है कोण इसको हम लोग को ज्ञात है, ठीक है। यहाँ पे क्यू पी आर यह हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है, ठीक है। यह हमें कितना है, यह 45 अंश है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, इस तरह से नोट कर देते हैं। इसी को हम लोग को ज्ञात करना है, पी आर क्यू को हम लोग को ज्ञात करना है। यह हो जाएगा, यह 45 अंश है, इसका हमने वैल्यू ज्ञात कर लिया हुआ है बराबर 180 अंश, ठीक है। बस इन दोनों को जोड़कर पक्षांतर कर देते हैं हम लोग, ठीक है। और जो यहाँ पे आर शीर्ष से उस पर जो कोण बन रहा है उसको हम लोग ज्ञात कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं,
यहाँ पे हो जाएगा कोण पी आर क्यू धन, अब इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, इकाई के स्थान पर 5 हो जाएगा, 45 में हम लोग 70 जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इकाई के स्थान पर 5 हो गया और यहाँ पे 7 4 11 हो जाएगा, ठीक है। 115 अंश हो गया बराबर इधर 180, या धन में बराबर उधर 75 कर देते हैं, ऋण में हो जाएगा। तो कोण पी आर क्यू बराबर 180 अंश में से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 115 घटाना पड़ेगा। तो घटा देते हैं, पी आर क्यू बराबर इकाई के स्थान पर यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 चला जाएगा, 5 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर बचा हुआ है 7 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 6, और सैकड़े के स्थान पर 1 में से घट कर 0 हो जाएगा, तो ये आपको निकल कर आ गया 65 अंश। तो इसी का वैल्यू ज्ञात करना था और हमने ज्ञात करके भी दिखा दिया, ठीक है। एक बार हम और इसको समझा देते हैं कि हमने किस प्रकार से किया। बस यहाँ पे लिखने में ही देखिए ज्ञात करना रहता है तो हम लोग एक ही बार में इसको ज्ञात कर लेते हैं ना, बाकी इसमें बस लिखने में ही समय ज़्यादा लग रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए जो भी हम लोग को दे दिया गया था इस तरह से त्रिभुज में दे दिया गया था पी क्यू आर, यहाँ पे आर क्यू जो भुजा थी उसको आगे टी तक बढ़ाया गया था और यह कोण हमें 110 अंश दिया था, और यहाँ पे यह वाली भुजा जो क्यू पी थी या पी क्यू कह लें इसको आगे यस तक बढ़ाया गया था, और यहाँ वाला कोण हमें 135 अंश दिया था, ठीक है। जो भी दिया था उसको हमने नोट कर दिया, ठीक है। और हम लोग जानते हैं ना कि जब भी एक रेखा रहता है तो इस प्रकार देखिए यही कोण हमें ज्ञात करना था, तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, यह वाला कोण दिया था यह वाला, तो पहले हम लोगों ने इन दोनों कोणों को ज्ञात कर देंगे, तो यहाँ पे तीसरा वाला कोण हम लोग त्रिभुज के तीनों अंत कोणों से हम लोग ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरह से हम लोग इसको लिखा ना कि जब भी एक रेखा पर ना कोई किरण खड़ी रहती है, ठीक है, या फिर कोई भुजा, तो इस प्रकार दोनों आसन कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो हमने इन दोनों को जोड़ लिया, ठीक है, तो यह हो जाएंगे 180 अंश। तब हमने यह वाला कोण ज्ञात कर लिया 70 अंश, और इसी प्रकार से इसको इन दोनों कोणों का होगा योगफल 180 अंश, तो यह हो गया 135 अंश। तो इसको हमने 180 अंश में से घटाकर इसको 45 अंश ज्ञात कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों कोणों को ज्ञात करने के बाद हमने त्रिभुज के तीनों अंत कोणों को जोड़ा, जिनका योगफल कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। और बस यहाँ पे हम दो कोणों को ज्ञात कर दिया था, एक का वैल्यू 70 अंश आया था, एक का 45 अंश, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 115 अंश आ गया, बराबर को उधर हमने 75 करके 180 अंश में से घटा लिया, तो हम लोग को यह जो तीसरा वाला कोण यही, तो त्रिभुज के इस कोण का वैल्यू हम लोग को कोण पी आर क्यू बराबर 65 अंश निकल कर आया। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दे दिया गया है ना आकृति 6.40, इसी आकृति की बात कर रहा है मैं, कोण यक्स 62 अंश। यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया गया है, ठीक है, दो त्रिभुज इसमें बन रहा है, यहाँ पे यक्स वाई जेड यह भी बन रहा है, इसके अंदर एक ये बन रहा है, ठीक है, ओ वाई जेड, इस प्रकार से बना हुआ है आकृति। तो इसमें हम लोग कोण यक्स 62 अंश, इसका वैल्यू 62 अंश दे दिया गया है, और यहाँ पे एक कोण है ना यक्स वाई जेड, यहाँ पे यक्स वाई जेड यह पूरे कोण की बात कर रहा है, यह हम लोग को दे दिया गया 54 अंश। यदि ओ वाई वाई ओ है, वाई ओ, और यहाँ पे जेड ओ, यहाँ पे जेड ओ, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। क्रमशः त्रिभुज यहाँ पे दिया हुआ त्रिभुज यक्स वाई जेड के, इसी त्रिभुज की बात कर रहा है, बड़े वाले त्रिभुज के कोण यहाँ पे दे दिया गया है यक्स वाई जेड, यहाँ पे यक्स वाई जेड इस कोण की चर्चा कर रहा है, और यहाँ पे यक्स जेड वाई इस वाले कोण पूरे कोण की चर्चा कर रहा है कि समद्विभाजक है। मतलब कह रहा है ना कि यहाँ पर जो यहाँ पे ओ आई है ना, यह जो भुजा है ये इस कोण को ना दो भागों में बांट रही है। समद्विभाजक मतलब होता है दो भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 54 अंश है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको दो बराबर भागों में बांट देंगे, यदि हमें आवश्यकता रहेगा तब, ठीक है। और जो यहाँ पर पूरा कोण बना है ना, यहाँ पे यक्स जेड वाई, इसको ना यह ओ आई जो ओ जेड है, ठीक है, ओ जेड जो भुजा है क्या करिए दो भागों में बांट रही कोण को, ठीक है। कोण को दो भागों में बांटने का मतलब हुआ कि यदि मान लेते हैं यह 50 अंश रहता है ना, तो यह पूरा 50 अंश, तो यहाँ पर यह कितना हो जाता है 25, यह भी 25 हो जाता। जैसे यहाँ पर हम लोग को दे दिया गया है ना यह 54 अंश है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 54 अंश है, तो यदि हम लोग को आवश्यकता रहेगा तो इस कोण को, ये समद्विभाजक है ना ओ वाई जो है, ओ आई इस कोण का पूरा समद्विभाजक है ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 27, ये भी 27 हो जाएगा। दोनों यदि हम लोग को इस प्रकार से आवश्यकता रहेगा तो हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग को ज्ञात करना है, देखिए ओ जेड वाई, ठीक है, तो देख ले कहाँ पर है, ओ है, यहाँ पर जेड हो गया, यह वाई, तो यह वाला कोण हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। और एक कोण हमें ज्ञात करना है जो हम लोग का नाम कर दिया गया है वाई ओ जेड, ठीक है। तो वाई हो गया, फिर ओ हो गया, फिर जेड हो गया, इस वाले कोण को भी हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इस फिगर को बना लेते हैं और इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमें प्रश्न में इसी प्रकार से एक त्रिभुज दे दिया गया है यक्स वाई जेड, ठीक है, और यहाँ पे यक्स बिंदु पर यहाँ पे जो यक्स शीर्ष पे जो कोण बना है यह 62 अंश का है, और यहाँ पे यक्स वाई जेड यह पूरा कोण हम लोग को 54 अंश का दे दिया गया है। और यहाँ पर हम लोग को बताया था ना कि वाई ओ यह एक भुजा खींची गई है, जो यहाँ पर कोण बना है ना यक्स वाई जेड, इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है। मतलब यह वाला यहाँ पर जो इतना सा कोण बना है ना, इतने से कोण के बराबर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जेड ओ जो भुजा खींची गई है ना, वो यहाँ पर जो कोण बना है, कोण यहाँ पे यक्स जेड वाई,
यह पूरे कोण को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। यह मतलब यहाँ पर जो इतना सा कोण बना है ना, इस कोण के इतने से बराबर होगा, ठीक है। और हम लोग को इसमें प्रश्न में हम लोग को ज्ञात देखिए, यही इसी कोण को हम लोग ज्ञात करना है, जिसका नामकरण यहाँ पे YOZ करके दिया हुआ है, ठीक। कोण इसको हम लोग को ज्ञात करना है, और यहाँ पे एक कोण हम लोग को ना यहाँ पे इसको ज्ञात करना था, OZY, यह वाला इतना सा कोण हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग पहले एक काम करें ना कि यहाँ पर यह जो पूरा कोण बन रहा है ना, इस पूरे कोण को हम लोग को ज्ञात कर लें, ठीक है। देखिए कैसे हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे, इस और इस कोण को ज्ञात कैसे करेंगे। यह हमें दे दिया गया कि यहाँ पे पूरा जो कोण बना है यह कितना 62 अंश, यहाँ पे जो y पर पूरा कोण बना है यह 54 अंश दिया हुआ है, ठीक है। यह पूरे कोण को यहाँ पे XYZ मतलब यह पूरे कोण की बात की, यह 54 अंश दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग त्रिभुज के जानते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश रहता है। तो हम लोग क्या कर दें, यहाँ पर 62 को जोड़ देंगे और 54 को जोड़ देंगे, और 180 अंश में से हम लोग घटा देंगे, तो यह पूरा कोण हम लोग को ज्ञात हो जाएगा। फिर हम लोग क्या कर देंगे, उसको 2 बराबर भागों में बांट देंगे, तो यह वाला भी कोण ज्ञात हो जाएगा और यह वाला भी कोण ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर हम लोग को एक निकल जाएगा, और फिर इसको ज्ञात करने के बाद ना हम लोग को यहाँ पर जो कोण बना है उसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पे जो OYZ यह त्रिभुज बना है ना, यहाँ पर देखिए इसको हम लोग 54 को आधा करके यह वाला कोण ज्ञात कर लेंगे, और यहाँ पर जो पूरा कोण बना रहेगा, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे ज्ञात के रहेंगे, इन तीनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा 180 अंश। तो इन दोनों कोणों को जोड़कर हम लोग 180 अंश में घटा लेंगे, तो यह वाला कोण ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो हम लोग चलिए एक बार हम लोग लिख देते हैं कि जो हम लोग को दिया है, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे जो कोण यक्स है, जो यक्स त्रिभुज के यक्स शीर्ष पे जो कोण बना है, ये हम लोग को दे दिया गया है 62 अंश, ठीक है। चलिए कैपिटल हम लोग बना देते हैं, यहाँ पे दे दिया गया है 62 अंश, ठीक है। और यहाँ पे XY कोण, यहाँ पे XYZ, ठीक है, यह पूरे कोण की बात किया है, यह आपको दे दिया गया है 54 अंश। और साथ साथ हमें दे दिया गया है कि यहाँ पे जो पूरा जो यहाँ पे Y पर कोण बना है इतना, इसका क्या है, Y वो समद्विभाजक है, 2 बराबर भागों में बांटेगा कोण को, ठीक है। और यहाँ पर जो Z पर यहाँ से यहाँ तक कोण बन रहा है, यहाँ पे Z वो क्या करेगा, इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। तो चलिए पहले जो Z शीर्ष पे जितना कोण बन रहा है उसको हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं कि कोण, चलिए इसको यक्स ही नामकरण कर देते हैं, कोण यक्स नामकरण कर देते हैं, धन, चलिए इसको जैसे नामकरण कर दिया वैसे हम लोग कर देते हैं, ठीक है। कोण Y भी लिख सकते हैं आप, कोण Y मतलब यहाँ पे Y बिंदु पे जो कोण बना है ये पूरा कोण हो जाता है, लेकिन हम इस तरह से जैसे नामकरण कर दिया वैसे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे XYZ, यहाँ पे कोण XYZ हम लिख देते हैं, फिर धन, यहाँ पे जो Z पर पूरा कोण बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे XZY, यहाँ पे कोण XZY हमने लिख दिया, यह बराबर त्रिभुज के ये तीनों अंत कोण ही हैं, ठीक है। जो यहाँ पर इस शीर्ष पर जो पूरा कोण बन रहा है 62 अंश, और यहाँ पे वाई शीर्ष पे बन रहा है पूरा यहाँ पे 54 अंश, और फिर यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ठीक है, इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। इन दोनों को हम लोग, इन दोनों का वैल्यू ज्ञात है, जो यक्स पर कोण बन रहा है, जो वाई पर, ठीक है, इन दोनों को हम लोग वैल्यू रख देंगे, और यहाँ पे पक्षांतर करके जो यहाँ पे जेड शीर्ष पे कोण बन रहा है उसको हम लोग ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसा हमने क्यों लिख दिया, लिख देते हैं हम यहाँ पे, कारण लिखते रहेंगे, कोई भी लाइन लिखेंगे तो लिख देते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, यह एक प्रमेय होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग को जो यक्स पर कोण बना है, यक्स शीर्ष पे यह हम लोग ज्ञात है 62 अंश, इसका हमने वैल्यू रख दिया। और यहाँ पे XYZ जो यहाँ पर पूरा कोण बना है, ये हम लोग को ज्ञात है कितना 54 अंश, ठीक है। और धन कोण यहाँ पे XZY, ठीक है, इसका हम लोग इन तीनों का योगफल कितना 180 अंश, इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कोण XZY, इन दोनों कोणों को हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है। इकाई के स्थान पर 4 2 6 हो जाएगा, और ठीक है, और यहाँ पे 6 5 11 हो जाएगा, 116 अंश मिला, बराबर कितना 180 अंश। बस इन दोनों कोणों को हमने यहाँ पे जोड़ लिया, ठीक है। बस इसे पक्षांतर कर देते हैं, कोण XZY बराबर 180 अंश में से हम लोग को 116 अंश घटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम लोग घटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कोण XZY, यहाँ पे 10 हो जाएगा इकाई स्थान पे, ठीक है। तो 10 में से 6 चला जाएगा तो 4 बचेगा। चलिए अब यहाँ पर बचा हुआ है 7 में से यहाँ पे 1 चला जाएगा तो 6 ही बचेगा, ठीक है। और सैकड़े के स्थान में घट के 0 हो जाएगा, तो ये हम लोग को पूरा निकल कर आ गया 64 अंश। तो यहाँ पर जो पूरा यहाँ पे कोण बन रहा है ना XZY, इसका वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया 64 अंश, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये अब हम लोग को बताया था कि ZO क्या कर रहा है, इस पूरे कोण को समद्विभाजित कर रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। और पूरे यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पूरे कोण की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 64 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस बात को हम लोग लिख देते हैं कि ये हमने 32 अंश कैसे लिखा, ठीक है। इसको हम लोग को पूरा लिखना पड़ेगा, तो लिख देते हैं हम लोग कोण OZY, कोण OZY, इस कोण की बात करें OZY,
यहीं पर सिर्फ जो इतना कोण बन रहा है यह क्या है, हम लोग को प्रश्न में दिया था कि समद्विभाजक है, ठीक है। हम लोग अभी इस बात को लिखेंगे, 1/2 कर देंगे आधा, और इस किस कोण का, कोण यहाँ पे जो जेड पर पूरा कोण बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो यह कोण बन रहा है यक्स जेड वाई। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, क्यों हमने इस ऐसा लिखा, यहाँ पर कारण लिख देते हैं, जो कोई जेड ओ है, जेड ओ जो यहाँ पे जेड ओ भुजा है ना, ये क्या है, लिख देते हैं कोण, यहाँ पे कामा करके लिख देते हैं कोण यक्स जेड वाई, ठीक है। ये बड़े वाले कोण की यक्स जेड वाई का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। कोई भी यहाँ पर कोण रहेगा, ठीक है, यहाँ पर जो भी कोण रहेगा उसको 2 बराबर भागों में बांट देगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, तो ये पूरा हम लोग को 64 अंश था, तो ये 32, ये 32 हो गया। बस यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। इसको हमने वैल्यू 64 अंश याद कर लिया हुआ है, ठीक है। तो ओ जेड वाई बराबर 1/2 कर देंगे, और यहाँ पर इसका हमने जो यहाँ पे जेड शीर्ष पर कोण बन रहा था वो कितना था, पूरा 64 अंश का, 64, यहाँ पे 64 में 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 32 अंश। तो ओ जेड वाई का वैल्यू हम लोग का आ गया 32 अंश। और एक हमें इसको भी ज्ञात करना था, ठीक है। तो एक को तो हमने ज्ञात कर दिया। देखिए अब यहाँ पर हम लोग इस त्रिभुज में देखिए ओ वाई जेड, इस छोटे वाले त्रिभुज में है ना, तो यह हम लोग को पूरा दे दिया गया था कि यहाँ पर पूरा 54 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27 अंश का हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वाई ओ है ना, इस कोण यक्स वाई जेड को समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। जैसे इस प्रकार से यहाँ पर 64 अंश था, तो यह 32 हो गया, तो यह पूरा यहाँ से यहाँ तक 54 है, ठीक है। तो ये 27 ये हो जाएगा, 27 यहाँ से यहाँ तक, यह भी कितना हो जाएगा, 27 अंश हो जाएगा, ठीक है। तभी हम लोग यहाँ पर जो कोण बना है उसको हम लोग ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग इसको भी लिख देते हैं, लिखते हैं यहाँ पे कोण ओ वाई जेड, ठीक है। कोण ओ वाई जेड बराबर 1/2 आधा कर देंगे किसको, कोण यक्स वाई जेड को। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि ओ वाई जो है, ठीक है, ओ वाई कोण यहाँ पे यक्स वाई जेड का समद्विभाजक है, का ओ वाई कोण यक्स वाई जेड का समद्विभाजक है, ठीक है। तभी हमने इसको इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं कोण ओ वाई जेड बराबर 1/2 हो जाएगा किसका, यहाँ पे जो यक्स वाई जेड कोण है ना, इसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 54 अंश, ठीक है। तो यहाँ पे जब 54 में आप 2 से भाग दे देंगे तो कोण ओ वाई जेड का वैल्यू आपको निकल कर आ जाएगा 27 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 में देंगे, 2 का पहाड़ 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 और 4 14, 2 7 14, तो यह आ गया आपका 27 अंश, ठीक है। अब तो हम लोग को यह ज्ञात करना था, तो एक तो हम लोगों ने यहाँ पर यह ज्ञात कर दिया हुआ है, ठीक है, 32 अंश इस कोण का वैल्यू ओ जेड वाई। अब हम लोग को इसको ज्ञात करना है ना, तो हम लोग त्रिभुज लिख देते हैं, त्रिभुज लिख देते हैं हम लोग, त्रिभुज किस में, ओ वाई जेड में, इस त्रिभुज में हम लोग चर्चा करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इसमें हम लोगों ने बड़े वाले त्रिभुज में लगाया था, त्रिभुज यहाँ पे यक्स वाई जेड में, जो यहाँ पे बड़ा वाला त्रिभुज था, ठीक है। तब हम लोगों ने इस बड़े वाले त्रिभुज में यहाँ पे जो यक्स और वाई और जेड इन तीनों कोणों को जोड़ा था, तो 180 अंश आया था। अब जो है ओ वाई जेड ये छोटा वाला त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज छोटा रहे या बड़ा रहे, फिर भी त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल कितना रहेगा, 180 अंश ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग तीनों कोणों को जोड़ते हैं, ठीक है। इसको नामकरण कर देंगे ओ वाई ओ जेड कर देंगे, फिर ओ वाई जेड कर देंगे, फिर इस वाले कोण को क्या लिख देंगे, ओ जेड वाई लिख देंगे। इस प्रकार से हम तीनों कोणों को लिखते हैं, ठीक है। तीनों कोणों का हम लोग योगफल करते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पे कोण वाई ओ जेड धन, यहाँ पे कोण ओ वाई जेड धन कोण ओ जेड वाई, ठीक है, बराबर यहाँ पे 180 अंश लिख देते हैं त्रिभुज के अंतःकोण, ठीक है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना, 180 अंश होता है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक है। ये होगा, हमने कारण दे दिया। इसमें से कुल हमने 2 कोणों को ज्ञात कर लिया हुआ है, ठीक है। जो यहाँ पर हम लोगों ने देखिए ओ वाई जेड, ये हम लोगों ने 27 अंश ज्ञात किया हुआ है, और यहाँ पे ओ जेड वाई इसका वैल्यू 32 अंश हमने ज्ञात कर दिया हुआ है, ठीक है। बस यही जो यहाँ पे ना वाई जो ओ शीर्ष पे कोण बन रहा है, ठीक है, इसी को हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। देखिए इसी को हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। लिख देते कोण वाई ओ जेड धन, यहाँ पे जो वाई पर कोण बन रहा था इसको हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, ठीक है। ओ वाई जेड इसका वैल्यू हम लोगों ने 27 अंश ज्ञात कर लिया हुआ है, ठीक है। यही प्लस यहाँ पे ओ जेड वाई का वैल्यू हम लोगों ने 32 अंश ज्ञात कर लिया हुआ है, ठीक है, बराबर यहाँ पे 180 अंश। चलिए यहाँ पर कोण
वाई ओ जेड, बस इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो इकाई स्थान पे हो जाएगा 7 दोनों हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 5 हो जाएगा दाएं के स्थान पे, 59 अंश आ गया बराबर यहाँ पे 180। चलिए बस पक्षांतर करके हम लोग इसका वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। कोण हो जाएगा वाई ओ जेड बराबर, यहाँ पे धन 59 है बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, ऋण 59 हो जाएगा। तो 180 अंश में से 59 अंश घटाते हैं तो यहाँ पे कोण वाई ओ वाई जेड बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक हासिल दे देगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बचा हुआ है 7 में से यदि आप 5 घटा दें तो 2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर 1 बचेगा, तो यहाँ पर आपको मिला ना, यह मिला 180 अंश, ठीक है। अब यहाँ पर हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं फिगर में, यह आपको मिला 121 अंश। चलिए हम एक बार और बता देते हैं हमने इसको किस प्रकार से किया। हम लोग यहाँ पे एक्स वाई जेड यहाँ पे एक त्रिभुज दे दिया गया था और यहाँ पर कोण यक्स हमें दे दिया गया था 62 अंश, और यहाँ पर जो वाई पर कोण बन रहा है यहाँ पे यक्स वाई जेड, यहाँ पर यह पूरा कोण ये हमें दे दिया गया था 54 अंश। और हमें बोला था ना कि यहाँ पर जो यक्स वाई जेड यह वाला पूरा कोण है, यहाँ पे ना इसका यहाँ पे समद्विभाजक खींचा गया है, इस कोण का समद्विभाजक वाई वो खींचा गया है, और यहाँ पे जो यक्स जेड वाई है ना, यह वाला कोण है पूरा यहाँ से यहाँ तक यक्स वाई जेड, इसका समद्विभाजक, इस कोण का समद्विभाजक हम लोग को यहाँ पे खींचा था, जेड ओ खींचा था, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पे एक छोटा त्रिभुज बन रहा था जिसका नाम था ओ वाई जेड, ठीक है। तो अब हम लोग को यहाँ पर ज्ञात करना था, इस वाले कोण को ज्ञात करना था और साथ साथ इस वाले कोण को ज्ञात करना था। तो हम लोग को यह दे दिया गया था 62 अंश और यहाँ पर यह पूरा दे दिया गया था 54 अंश, है ना। तो इस 32 अंश को ज्ञात करने के लिए हम लोग को यह कोण ज्ञात करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने जो यहाँ पे एक्स शीर्ष पे बना कोण, यहाँ पे वाई शीर्ष पे बना कोण हम लोग को दे दिया गया था 62 और 54। तो हम लोगों ने यहाँ पे त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल होता है 180 अंश, हम लोग जानते हैं। सभी तीनों कोणों को हमने जोड़ दिया, जो बड़ा वाला यहाँ पे त्रिभुज है एक्स वाई जेड, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स पर, जो वाई पर और जेड पर जो भी कोण बन रहा है तीनों को हमने जोड़ लिया। 2 का वैल्यू हम लोग को दे दिया गया था यहाँ पे 62 अंश और यहाँ पे दे दिया गया था 54 अंश। बस यहाँ पे इन दोनों का हमने वैल्यू रख दिया और इन दोनों को जोड़कर बराबर को उधर पक्षांतर करके और घटा लिया। तो हम लोग को ज्ञात हो गया कि यहाँ पर कितने अंश का कोण बना, वो हमने ज्ञात कर दिया यहाँ पे 64 अंश का। लेकिन अभी हम लोग को यह ज्ञात करना था, है ना, यहाँ पर जो कोण बन रहा था ओ जेड वाई, यह वाला कोण हम लोग को इतना सा ज्ञात करना था। तो हम लोगों ने देखा कि जब यहाँ से यहाँ तक हम लोग को 64 अंश ज्ञात हो गया था तो हम लोगों ने बस उसका आधा कर दिया, ठीक है। यहाँ पर जो भी बातें थी हमने उस सभी बातों को लिख दिया कि क्यों हो रहा है। ओ जेड यहाँ पे बोला था कि कोण एक्स वाई जेड का समद्विभाजक है ना, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक पूरा 64 अंश का कोण बन रहा था, तो 32 ये हो जाएगा, 32 ये हो जाएगा, 32 यहाँ तक हो जाएगा और 32 कोण यहाँ 32 अंश यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग को यह वाला भी कोण ज्ञात करना था, तो इसके लिए हमने क्या कर दिया ना कि यहाँ से यहाँ तक पूरा 54 अंश कोण था, ठीक है। और यहाँ पे बोला था ना कि एक्स वाई जेड कोण का समद्विभाजक ये है, ठीक है। वाई वो क्या कर रहा है, इस यहाँ पे जो 54 अंश का कोण बना है इसको 2 भागों में बांट रहा है। तो यहाँ पे 54 था तो इतना कितना हो गया 27 अंश, यह भी हो गया 27 अंश। और फिर हमने इस छोटे वाले त्रिभुज में ले लिया ओ वाई जेड में, ठीक है। इस छोटे वाले त्रिभुज ओ वाई जेड में हमने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 27 अंश, ये हो गया 32 अंश, इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटा दिया गया। तो यहाँ पर जो यहाँ पे बन रहा है कोण वाई ओ जेड कह लें या जेड ओ वाई, ठीक है। जैसे हम लोग को नामकरण दिया था उसी प्रकार से हमने लिख लिया, वाई ओ जेड करके लिख लिया, जो कि हम लोग का कितना आ गया 121 अंश आ गया, ठीक है। तो बस यहाँ पे बस हमने जिस प्रकार से लिखा सभी बातों को उस प्रकार से हमने इसको बता दिया, ठीक है। तो एक हम लोग को यह ज्ञात करना था, एक हमें यह ज्ञात करना था, ठीक है। एक यह हमें ज्ञात करना था और एक यह, तो दोनों हमने ज्ञात कर दिया। एक 32 अंश आया और एक यहाँ पे वाई ओ जेड 121 अंश आया। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे दिया गया है ना, आकृति 6.41 इसी आकृति की बात कर रहा है और इसमें दिया हुआ यदि ए बी और समानांतर है डी, ए बी जो है वो डी जो यहाँ पे भुजा है, इन दोनों क्या है आपस में समानांतर है, ए बी और डी समानांतर है। और यहाँ पे दे दिया कोण बी ए सी, देखिए बी ए सी इतना में ही यह वाला जो कोण बन रहा है 35 अंश, और यहाँ पर कोण सी डी, तो सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, ठीक है। यह आपको दे दिया गया है 53 अंश। तो हम लोग को ना यह वाला कोण ज्ञात करना है जो सी पर कोण बन रहा है, डी फिर सी ई, डी सी ई, यह वाला हम लोग को कोण ज्ञात करना है। तो हम लोग को इसको ज्ञात हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग जानते हैं कि जब दो रेखाएं यदि समानांतर रहती हैं, यदि कोई तिर्यक रेखा उन्हें प्रतिच्छेद करती है तो हम लोग जानते हैं कि संगत कोण सभी बराबर हो जाता है। यदि दोनों रेखाएं समानांतर पहले बोल दिया तो हम लोग जान जाते हैं कि संगत कोण आपस में बराबर हो जाता है, एकांतर अंतःकोण बराबर हो जाता है। साथ ही साथ तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है ना। इसमें से हम लोग कुछ भी चाहिए होगा तो हम लोग ले लेंगे। तो देखिए हम लोग कोण सी को ज्ञात कैसे करेंगे, देखिए यह हो जाएगा, देखिए ए बी और यहाँ पे डी समानांतर है, ठीक है। तो यह हो जाएगा ए ई जो हो जाएगा यह तिर्यक रेखा हो जाएगा, ठीक है। तो यह कोण 35 अंश है, तो यह वाला कोण भी कितना हो जाएगा, यह भी हो जाएगा 35 अंश, ठीक है। यह कोण हमें, यह देखिए अब त्रिभुज है सी डी ई, यह एक त्रिभुज है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो कोण हमें पता चल गया,
तो यह कोण हम लोग को ज्ञात करने के लिए इन दोनों कोणों को जोड़कर 180 अंश में से हम लोग घटा देंगे, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है यह कोण हम लोग को ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम लोग इस फिगर को भी हम लोग बना लेते हैं। इसको हमने पहले ही बना दिया है, चलिए एक बार हम लोग लिख देते हैं जो जो हमें दिया गया है। ठीक है, दिया हम लोग को ए बी है, ए बी समानांतर, यहाँ पे समानांतर का ये चिन्ह, और डी ई हम लोग को दे दिया गया है। ठीक है, एक यह भी दिया हुआ है, साथ साथ यह कोण हम लोग को दे दिया गया है, कोण बी ए सी, यह वाला कोण हम लोग को दे दिया गया है 35 अंश दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर कोण एक हम लोग को दे दिया गया था सी डी ई, कोण सी डी ई, यह कोण हमें दे दिया गया है 53 अंश। ठीक है, तो देखिए यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, यह 35 अंश है तो यह भी कोण 35 अंश होगा। लेकिन देखिए इसके लिए हम यहाँ पे कारण क्या देंगे, देखिए हम एक बार बता भी देते हैं कि इसको हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना, कि यदि हम लोग को पहले पता चल जाता है कि दो रेखाएं हैं, दो समानांतर रेखाएं हैं, पहले पता चलता है कि दो समानांतर रेखाएं, इस तरह से कोई यदि तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, तो संगत कोण आपस में बराबर हो जाता है। इसमें कुल 3 बातें रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 कथन रहता है कि यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, यह वाला कोण इस कोण के बराबर, यह संगत कोण है, यह वाला कोण इस कोण के बराबर, और यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाता है। संगत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, और साथ साथ एकांतर अंतर कोण बराबर हो जाते हैं। यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाता है, यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाता है। साथ साथ एकांतर बाह्य कोण बराबर होते हैं, यह वाला कोण इस कोण के बराबर, यह वाला कोण इस कोण के बराबर, है ना। और साथ साथ तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतर कोणों का योगफल 180 अंश रहता है। यह वाला कोण और यहाँ पर जो कोण बन रहा है, इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश रहता है। इन सभी प्रमेय को हमने पहले ही वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बातें रहती हैं। तो देखिए इस तरह से जो ए बी और यहाँ पे ना डी को यहाँ पे दे दिया गया था समानांतर है, तो एकांतर अंतर कोण बराबर होता है। यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, यह एक तिर्यक रेखा की तरह काम करेगा। यहाँ पर जो कोण बना है इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमने कारण भी आपको बता दिया, साथ साथ हम लोग लिखते भी चलेंगे। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं कोण, ठीक है, बी ए सी, कोण बी ए सी और बराबर, और यह वाला कोण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ यहीं से हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे सी ई डी बराबर हो जाएगा, कोण सी ई डी बराबर, है ना, यह कितना है 35 अंश है, दोनों बराबर हो जाएंगे, 35 अंश हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों को हमने बराबर क्यों लिखा, कारण भी लिखते चलेंगे। ठीक है, एकांतर अंतः कोण, हम लोग इसको इसलिए ज्ञात करें, अभी इसका ना इस वाले कोण को ज्ञात करने में इसका इस्तेमाल होगा, इसलिए हम लोगों ने पहले इसको ही ज्ञात कर लिया था। ठीक है, तभी हम लोग इसमें त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल लगाकर हम लोग यह वाला कोण ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अलग से भी लिख देते हैं कि कोण यहाँ पे सी ई डी बराबर यह कितना है 35 अंश है। ठीक है, अब हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज, इसमें सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई, त्रिभुज सी डी ई में, चलिए हम लोग लिख देते हैं, तीनों कोणों को आप जोड़ लीजिए। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं कोण यहाँ पे ई सी डी, तीनों कोणों को हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, लिख देते हैं ई सी डी, लिख देते हैं धन, यहाँ पर जो कोण बन रहा है ना, तीनों शीर्षों पे जो भी कोण बन रहा है अंतर कोण, उन सबको हम नोट करते हैं। सी डी ई, कोण सी डी ई हो गया, सी डी ई, यहाँ पर जो कोण बन रहा है, और इस कोण को भी जोड़ते हैं यहाँ पे सी ई डी। ठीक है, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं कोण सी ई डी, इन तीनों कोणों का योगफल कितना 180 अंश। कारण भी लिखते चलेंगे, कोई भी लाइन आप लिख रहे हैं तो उसका आप रीजन भी लिखते चले, है ना। लिख देते हैं हम लोग त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, ये सभी प्रमेय हैं जिसको हम लोगों ने पहले ही सिद्ध कर चुके हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग तीनों का यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। ठीक है, जो डी पर कोण बना है ना यह वाला, यह कितना है, इसको तो हम लोग को ज्ञात ही करना है, जिसका नामकरण इस प्रकार से दिया हुआ है प्रश्न में, डी सी ई करके दिया हुआ है। तो नामकरण आप दोनों तरह से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कोण बना है उसको आप इधर से भी नामकरण कर सकते हैं, ई सी डी भी लिख सकते हैं, ई सी डी, और डी सी ई भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से बातें की है। चलिए इसको हम लोग जैसे दिया था प्रश्न में वैसे हम लोग लिख देते हैं डी सी वाला कोण है ना, सी शीर्ष पर जो कोण बन रहा है डी सी ई प्लस, देखिए इसका वैल्यू दे दिया गया है हम लोग को, है ना, कि डी पर कितना अंश का कोण बना था सी डी, यह कितना है हम लोग को 53 अंश दिया हुआ है। ठीक है, और इसका तो हम लोगों ने अभी 35 अंश ज्ञात किया। ठीक है, इसको हम लोगों ने 35 अंश ज्ञात कर लिया हुआ है। ठीक है, तो 35 अंश रख देते हैं बराबर 180 अंश। चलिए इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं और लिख देते हैं
डी सी ई, बस इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं। यहाँ पे 5 3 8 हो जाएगा, 5 3 8 88 अंश हो गया, बराबर यहाँ पे 180 अंश। चलिए बस इसको हम लोग पक्षांतर करके घटा लेते हैं। कोण डी सी ई बराबर 180 अंश में से हम लोग को 88 अंश घटाना है, तो कोण डी सी बराबर, देखिए यहाँ पर एक हासिल दे देगा, ठीक है। यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, 2 ही बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बचा हुआ है कुल 17 बचा हुआ है, ठीक है। अब 17 में से आप 8 घटाएंगे तो 9 ही बचेगा, 92 अंश आपको मिल रहा है। तो यह वाला कोण हम लोग लिख देते हैं, इसी को हम लोग को ज्ञात करना था, जो कि हम लोग का आ गया 92 अंश। एक बार और हम बता देते हैं कैसे हमने किया। यहाँ पे ए बी और सी डी, यहाँ पे डी ना समानांतर हम लोग को दे दिया गया था, और यहाँ पर जो कोण बना है ये हमें पूछा था, साथ साथ यह वाला कोण भी हमें 53 अंश दे दिया गया था, और यह वाला कोण भी हम लोग को 35 अंश दे दिया गया था, ठीक है। तो अभी इस वाले कोण तक हम लोग को पहुँचने के लिए ना, यहाँ पर देखिए हमने किस प्रकार से किया। जब ए बी और यहाँ पे डी समानांतर था तो एकांतर अंतर कोण बराबर होते, यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया है ना, यह 35 अंश तो ये भी 35 अंश। अब हम लोग ये 2 कोण हम लोग ज्ञात हो गए। यहाँ पे देखिए सी डी ई एक त्रिभुज था, ठीक है। त्रिभुज में हम लोग जानते हैं तीनों अंतर कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो ये हो गया 53 अंश, ये हो गया 35 अंश, ठीक है। तो दोनों को हम लोगों ने जोड़कर 180 अंश में से घटा लिया, तो यह कोण भी हम लोग को ज्ञात हो गया। जो यहाँ पे सी शीर्ष पे कोण बन रहा है 92 अंश। बस इसको लिखने को देखिए, बस इसमें हम लोग को ना लिखने में ही समय लग रहा है, ठीक है। बाकी बताना रहता है तो हम लोग तुरंत ही बता सकते हैं कि है ना, कि कौन किस कारण से यह एकांतर अंतर कोण से यह हो जाएगा, है ना। और फिर हम लोग 180 अंश में से इन दोनों को जोड़कर हम लोग क्या कर देंगे, 180 अंश में से घटा लेंगे। बस यहाँ पे लिखना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी लाइन लिख रहे हैं, ये वाला कोण आप बराबर बता रहे हैं, तो इसको बताइए, रीजन दीजिए, ठीक है। यहाँ पे बस लिखने में ही ज़्यादा समय लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को जो यहाँ पे सी पे कोण बना था त्रिभुज में ना, यहाँ पे डी सी ई इसका वैल्यू हम लोगों ने 92 अंश ज्ञात कर दिया। तो इस प्रकार से तीसरा प्रश्न भी हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दे दिया गया है ना, आकृति यहाँ पे दिया हुआ है 6.42, इसी आकृति की बात कर रहे हैं में यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करें कि, ठीक है। अब यहाँ पे दे दिया गया है ना कि आर एस, ठीक है, यह एक रेखा है, और यहाँ पे पी क्यू एक रेखा है, एक दूसरे को ना प्रतिच्छेद करें, ठीक है। और यहाँ पे कोणों को बात कर दिया गया है कि मतलब इसमें क्या क्या कोण होंगे। यहाँ पे हम लोग को कोण दे दिया गया है पी आर टी 40 अंश, तो पी आर टी हो गया, यह वाला कोण 40 अंश दे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आर पी टी, तो देख रहे हैं आर का है, आर यहाँ पर है, फिर पी और टी, यह वाला कोण आपको दे दिया गया है 95 अंश, ठीक है। और हम लोग को दे दिया गया है कि टी यस क्यू, देख रहे हैं टी हो गया, यह यस हो गया, और यहाँ पे क्यू, यह हमें दे दिया गया है 75 अंश। तो हम लोग को ना कोण यहाँ पे यस क्यू टी, यह वाला कोण हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको ज्ञात कैसे करेंगे, एक बार इस तरह से हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए इसको हम लोग ज्ञात इस प्रकार से करेंगे ना, कि यह देखिए यह 95 अंश हो गया, यह 40 अंश, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि पी क्यू टी यह एक त्रिभुज है ना, नहीं पी आर टी यह एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज में हम लोग जानते हैं तीनों अंतर कोणों का योगफल कितना 180 अंश होता है। तो हम लोग क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़कर 180 अंश में से घटा लेंगे, तो यह वाला कोण ज्ञात हो जाएगा। जब यह वाला कोण हम लोग को ज्ञात हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि 2 रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर हो गया है ना, क्योंकि यह 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद की, तो यह वाला कोण आपस में बराबर होगा। साथ साथ यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ तक पूरा कोण बना, यहाँ से यहाँ तक यह भी बराबर रहेगा। यदि हम लोग को प्रश्न में ऐसा आवश्यकता रहता तो हम लोग ले लेंगे, लेकिन हम लोग को उसकी आवश्यकता नहीं है, इन्हीं की आवश्यकता है, ठीक है। तो यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा। अब हम लोग को फिर यहाँ पे एक त्रिभुज है यस टी क्यू, है ना, नामकरण किसी प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है, यस क्यू टी कह दीजिए, ठीक है। तो यह एक त्रिभुज बनेगा जिसमें हम लोग को यह वाला कोण ज्ञात रहेगा, यह वाला भी कोण ज्ञात रहेगा। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे और 180 अंश में से घटा देंगे, तब हम लोग को क्या हो जाएगा, यह वाला कोण हम लोग को ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तभी हम लोग इसको आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसका हमने फिगर तो यहाँ पे बना दिया है। तो चलिए इस फिगर में हम लोग ना पहले यह वाला कोण हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। चलिए पहले एक बार हम लोग लिख लेते हैं कि हम लोग को क्या क्या दिया है। ये हम लोग को दिया गया था कि पी क्यू और आर एस 2 रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पे बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करें, और यह वाला कोण हम लोग को दे दिया गया था। जैसे नामकरण दिया है वैसे ही हम लोग इसको लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कोण पी आर टी, यह हम लोग को दे दिया गया है 40 अंश, ठीक है। कोण यहाँ पे आर पी टी, यह हम लोग को दे दिया गया है 95 अंश, और हम लोग को एक और दे दिया गया है टी यस क्यू, यह हम लोग को दे दिया गया है 75 अंश। तो तीनों कोण को हमने लिख दिया, यह 95 अंश है, यह 40 और यह 75 अंश। बस यहाँ पर हम लोग यह वाला कोण पहले ज्ञात करते हैं, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज, किस त्रिभुज में हम लोग बात करें, पी आर टी नामकरण कर देते हैं, किसी प्रकार से आप नामकरण कर दीजिए, टी पी आर, ठीक है, टी पी आर कर सकते हैं, पी आर टी कर सकते हैं, जैसे इच्छा करें वैसे कर सकते हैं। इसको पी आर टी हम नामकरण कर देते हैं, त्रिभुज पी आर टी में
ठीक है। इसी त्रिभुज की हम लोग बात करें, यहाँ पर हम लोग को त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं कोण यहाँ पे, चलिए यहाँ पे RPT किसी प्रकार से नामकरण कर लीजिए, बस तीनों कोणों को यहाँ पर जोड़ दीजिए, इसको और इसको और यहाँ पे इसको, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे PRT, ठीक है। PRT यह वाला कोण हो गया। चलिए PTR यह वाला भी कोण हम लोग जोड़ते हैं, PTR यह वाला कोण हो गया, इसको भी कोण को हम लोग जोड़ते हैं RPT। चलिए धन कोण RPT, इन तीनों का योगफल कितना, इन तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना, 180 अंश। हम लोग लिख देते हैं, कारण यहाँ पे त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल। तो यहाँ पर जो R पर कोण बन रहा है यह हम लोग को ज्ञात है, यह कितना है, यह 40 अंश है, ठीक है। यह वाला हमें ज्ञात है, यह 40 अंश है। इसी को T वाले को हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। धन कोण हम लोग लिख देते हैं PTR को इसी प्रकार से रन देते हैं, और प्लस यहाँ पे जो यहाँ पे P पर कोण बन रहा है, P शीर्ष पे PRT यह हम लोग को दे दिया गया था 40 अंश, ठीक है। PRT दे दिया गया है 40 अंश, बराबर योगफल 180 अंश हो जाएगा। इन दोनों यहाँ पर यह 95 अंश जो P पर कोण बन रहा है, ठीक है। यह P वाला कोण यह है RPT, यह 95 अंश है, ठीक है। यह 95 अंश है। अब बस इन दोनों कोणों को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं कोण PTR धन, यहाँ पे 95 में 40 हम लोग जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे इकाई के स्थान पर 5 हो जाएगा, यहाँ पे 9 में 4 जोड़ देंगे 13 हो जाएगा, 135 अंश हो गया, बराबर यहाँ पे 180। यहाँ पे धन 135 है, बराबर को उधर 75 कर देते हैं, ऋणात्मक हो जाएगा। PTR बराबर यहाँ पे 180 अंश में से हम लोग को 135 अंश घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो PTR बराबर यहाँ पे इकाई के स्थान पर यहाँ से 80 ले लेगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। अब यहाँ पर बचा 7, ठीक है। यहाँ पर बचा है दाएं के स्थान बचा हुआ 7 में से यहाँ पे 3 घटा देंगे तो 4 ही बचेगा, और यहाँ पे सैकड़े के स्थान पर 1 में से घट कर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको निकल कर आ गया 45 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि यहाँ पर हमने 45 अंश इसको ज्ञात कर लिया। जब यह वाला कोण 45 अंश तो यह वाला कोण भी हो जाएगा 45 अंश। क्यों हो जाएगा, इसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। एक बार हम यहाँ पर बता भी देते हैं, देखिए इस प्रकार से जब भी दो रेखाएं ना एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दें, ठीक है, प्रतिच्छेद करने मतलब काट दें, ठीक है, तो यह वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, यह वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, और यह वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, ठीक है। ये सब कुछ हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। तो इसे ही बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो हम लोग इसको इन दोनों बातों को लिख देते हैं, कोण यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कोण PTR बराबर हो जाएगा यहाँ पे STQ। चलिए जैसे STQ भी नामकरण कर सकते हैं या फिर QTS भी नामकरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं STQ, ठीक है। इस कोण की हम बात करें, यहाँ पे STQ नामकरण कर दिया गया इस वाले कोण के लिए, ठीक है। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, और जो कि दोनों कितना है, यह 45 अंश है, ये भी कितना, यह भी हो जाएगा 45 अंश, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, ऐसा हमने क्यों लिखा, लिख देते हैं शीर्षाभिमुख कोण से इसको हमने लिखा, ठीक है, कारण हमने दिया। चलिए तो इस कोण को हम लोग लिख देते हैं, है ना, जो यहाँ पर बन रहा है STQ कोण, यहाँ पे STQ यह कितना हो जाएगा, यह कितना है 45 अंश हो जाएगा। इसको हम थोड़ा अलग से लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस हम लोग त्रिभुज में लेते हैं, हमें पता चल गया 45 अंश, यह पता चल गया 75 अंश, ये हम लोग को दिया हुआ था, ठीक है। तो अब ये इस वाले कोण को ही हम लोग को ज्ञात करना है, तो आसानी से हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ कर 180 अंश में से घटा देंगे तो यह वाला कोण ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अब त्रिभुज हम लोग बात कर लेते हैं, त्रिभुज यहाँ पे STQ है ना, नामकरण किसी प्रकार से कर दीजिए, SQT भी नामकरण कर सकते हैं। किस तरह से नामकरण कर दीजिए, SQT में, और तीनों कोणों को जो बन रहे हैं उनको हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन सा इसमें कोण बन रहा है, STQ कोण बन रहा है, धन यहाँ पे कोण यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं SQT बन रहा है, ठीक है। और प्लस यहाँ पे देखिए जो T शीर्ष पे बना कोण वो भी हमने लिख दिया, जो Q पर बना, और अब सिर्फ बचा हुआ S वाला, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कोण TSQ, ठीक है। यह बराबर कितना, तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना, 180 अंश। कारण आप यहीं लिख दीजिएगा, ठीक है। त्रिभुज यहाँ पर त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। कारण यही है, ठीक है। अब चलिए हमें यहाँ पर ना दो कोणों का वैल्यू ज्ञात है, ठीक है। जो यहाँ पर जो Q पर कोण बना है ना, यह हमें कोण ज्ञात नहीं है, बाकी यह दोनों कोण हम लोग को ज्ञात है। जो T वाला कोण बन रहा था यह कितना बना है, 45 अंश, ठीक है। जो T शीर्ष पे बन रहा है कोण, ठीक है, यहाँ पर बन रहा है 45 अंश।
जो यस शीर्ष पे बन रहा है वो कोण कितना है 75 अंश, बस क्यू वाला शीर्ष पे जो कोण बन रहा है वो हमें ज्ञात नहीं है, ठीक है। तो इसी को हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। जो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि जो टी शीर्ष पे कोण बन रहा है कितना यस से टी क्यू का वैल्यू हम लोग को दे दिया गया। नामकरण भले से इधर उधर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे यदि क्यू टी यस भी नामकरण कर देंगे तभी भी सही है, ठीक है। बाकी यही नामकरण हमने किया था जो कि हमें 45 अंश ये हम लोग को ज्ञात है, ठीक है। और प्लस यहाँ पे यस क्यू टी। अब यहाँ पर हम लोग को जो यस पे शीर्ष पे कोण बन रहा था ना टी एस क्यू, इसका वैल्यू हमें आपको पहले ही दिया हुआ है, ठीक है। कि यहाँ पे कितना है 75 अंश बराबर यहाँ पे 180 अंश। अब चलिए इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, यस क्यू टी हो गया, ठीक है। चलिए इकाई स्थान पे यहाँ पे 5 5 10 हो जाएगा, 10 को 0 हो गया, ठीक है। हाथ से लेके लगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 8 8 4 हो जाएगा 11, 11 में एक हाथ से जोड़ देंगे 12, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 12, 120 अंश हो गया बराबर यहाँ पे 180 अंश, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं यस क्यू टी। यहाँ पे 180 अंश में से हम लोग 120 अंश घटा लेते हैं, तो यहाँ पे यस क्यू टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 अंश, ठीक है। तो इस प्रकार से यही हम लोग को कोण ज्ञात करना था। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज के, लिख भी देते हैं एक बार, त्रिभुज के अंतः कोण। तो इसी को हम लोग को ज्ञात करना था, तो ये कोण हमने ज्ञात कर दिया 60 अंश, ठीक है। देखिए एक बार और हम बता देते हैं किस प्रकार से हमने किया। यहाँ पे हमें दे दिया गया था कि पी क्यू और आर एस ना दो किरणें हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को टी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। और इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है ना कि आर पी टी यह वाला जो कोण दिया था यह 95 अंश दे दिया गया था, और यहाँ पे पी आर टी यह वाला कोण जो बन रहा है ये 40 अंश, और एक हमें यह दे दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे टी एस क्यू नामकरण कर दिया गया था, तो यह वाला कोण 75 अंश दिया था, ठीक है। तो यह कोण हमें पूछा था, तो इस कोण तक पहुँचने के लिए ना हम देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा था पी आर टी, इस त्रिभुज में मैंने पहले बात कर दिया, यह दो कोण हमें दे दिया गया था, तो इन दोनों कोणों का योगफल है ना, योगफल करके हमने 180 अंश में से घटा दिया, तो यह वाला कोण हमें ज्ञात हो गया। यहाँ पे त्रिभुज के हमने यही त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को जोड़ दिया, ठीक है। तो यह कोण हमें 45 अंश ज्ञात हो गया। अब शीर्षाभिमुख कोण से यह वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों कोणों को हमने बराबर कर दिया, ठीक है। बाकी बस हमने लिखने के किस प्रकार से लिखा वो हमने बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे यह 45 अंश, यह हो गया 75 अंश, तब इन दोनों को जोड़कर 180 अंश में से घटा दिया गया, तो ये हम लोग कोण पता चल गया 60 अंश। बस यहाँ पे जिस प्रकार से हमने लिखा उसको आप बस अपने कापी पर लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 भी हम लोग का हल हो गया। चलिए यहाँ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दे दिया गया ना आकृति 6.43 में, यही वाली आकृति की बात कर रहा है में, यदि यहाँ पे पी क्यू लंब है यहाँ पे पी एस पर, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं यह पी क्यू है, यह लंब है किस पे, यहाँ पे पी एस पे, ठीक है। तो पी एस मतलब यह वाला कोण कितना, यह 90 अंश दे दिया गया है, ठीक है। यदि आवश्यकता रहेगी तो हम लोग यहाँ पर भी ले सकते हैं जब भी। और यहाँ पर देखिए आगे हम लोग को यह भी बोला है ना कि जो यहाँ पे पी क्यू है आर एस के समानांतर है, ठीक है। पी क्यू और यहाँ पे आर एस क्या है, ये समानांतर है। जब दोनों रेखाएं आपस में समानांतर रहती हैं तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल कितना 180 अंश रहता है। यदि आवश्यकता रहेगा तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग पूरा कोण, यहाँ से यहाँ तक पूरा कोण ले सकते हैं, ठीक है। कितना 90 अंश हो जाएगा वो भी, ठीक है। चलिए और हमें दे दिया आगे ना यस क्यू आर, तो यस हो गया क्यू और आर, ठीक है। नहीं यस क्यू आर यहाँ पर है, तो यह हमें कोण दे दिया गया 28 अंश, ठीक है। और क्यू आर टी, तो देख रहे हैं क्यू हो गया, आर हो गया, टी हो गया, यह कोण हमें दे दिया गया 65 अंश। तो हम लोग को यक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यक्स और यहाँ पर यक्स दिया है, यहाँ पर वाई, इन दोनों का हम लोग को वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम लोग देखिए इनका वैल्यू किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को यह 90 अंश का कोण दे दिया गया। देखिए यहाँ पर ना, देखिए यहाँ पे यह सार रेखा को ही आगे यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, तो यह रेखा यहाँ पे यह रेखा, इन दोनों को आपस में समानांतर दिया है, ठीक है। यहाँ पे पहले हम लोग बोल दिया कि समानांतर है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो यहाँ तक पूरा यह वाला कोण बना है ना, वो इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि जब भी दो रेखाएं समानांतर रहती है तो एकांतर अंतःकोण बराबर रहता है। तो यहाँ पे यक्स प्लस 28 बराबर कितना हो जाएगा 65 अंश के हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यक्स प्लस 28 65 अंश हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे आसानी से यक्स का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे त्रिभुज में लगा देंगे, पी क्यू यस त्रिभुज में। तो यहाँ पे यक्स हम लोग को ज्ञात हो गया, और ये हम लोग को पहले से पता कि ये 90 अंश का है, ठीक है। पहले से यहाँ पे लंब बोल दिया है, ठीक है, कि यहाँ पे ना पी क्यू पर यह पी एस लंब है मतलब यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाएगा। तो यह कोण ज्ञात हो जाएगा, यह 90 अंश, और यहाँ पर हम लोग इन दोनों को जोड़कर 180 अंश में से घटाकर यह वाला कोण हम लोग आसानी से ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने इसका पहले से ही फिगर यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पे एक बार लिख देते हैं जो भी हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं दिया हम लोग को ना कि पी, यहाँ पर लंब भी बताया है, ठीक है, कि यहाँ पे जो भी दिया हुआ है लिखते हैं इसको एक बार। पी क्यू है, लंब है, पी क्यू पर लंब है पी एस, ठीक है। मतलब यहाँ पे पी क्यू पर यह लंब है, मतलब यहाँ पे 90 अंश का कोण है, ठीक है। ये दे दिया गया था, और यहाँ पे दे दिया गया हम लोग को पी क्यू
यस आर के, यहाँ पे जो पी क्यू है यस आर के, ये दोनों क्या है आपस में समानांतर है। और हम लोग को यहाँ पे दे दिया गया है कोण यस क्यू आर, ये हम लोग को 28 अंश दिया हुआ था। और यहाँ पे कोण क्यू आर टी, ये हम लोग को दे दिया गया है 65 अंश। ठीक है, तो एक्स वाई का हम लोग को वैल्यू बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बताते हैं। देखिए हम लोग लिख देते हैं, यह देखिए यहाँ से यहाँ तक जो कोण आपको बन रहा है ना, देखिए यहाँ पर दो समानांतर, देखिए जब भी दो समानांतर रेखाएं रहती हैं ना, तो इस प्रकार से हम चलिए समानांतर दो रेखाएं बना दिए। ठीक है, यहाँ पे एक तिर्यक रेखा हो गया। ठीक है, जब भी एक तिर्यक रेखा रहता है ना, तो एकांतर अंतःकोण बराबर होता है। तीन कथन होता है, एकांतर अंतःकोण बराबर होगा, एकांतर बाह्य कोण भी बराबर रहेगा, साथ ही साथ संगत कोण भी बराबर रहता है, साथ ही साथ तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 अंश रहता है। तो हम लोग यहाँ पे एकांतर अंतःकोण का इस्तेमाल करेंगे। यह वाला कोण यह वाले कोण के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा कोण की हम बात करेंगे, x + 28 लिखेंगे इस पूरे कोण को। ठीक है, इस वाले कोण को, और यहाँ पे ये 65 अंश के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तभी हम लोग x का वैल्यू आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं, चूँकि यहाँ पे पी क्यू यह समानांतर है, यहाँ पे यस आर के दिया था, जैसे दिया था वैसे ही लिख देते हैं, यह दोनों समांतर है, इसलिए यहाँ पे पी क्यू आर, ठीक है, हम लोग लिख देते हैं कोण पी क्यू आर, यह पूरे कोण की हम बात करें यहाँ से यहाँ तक जो पी क्यू आर बन रहा है, यह वाला पूरा कोण बराबर हो जाएगा किसके, देखिए क्यू आर टी के, जैसे नामकरण कर दिया वैसे ही हम लोग कर देते हैं क्यू आर टी के। अच्छा, हमने ऐसा क्यों लिख दिया, हम लोग लिख देते हैं कि एकांतर अंतःकोण। ठीक है, एकांतर अंतःकोण, हम लोग जानते हैं कि जब भी दो रेखाएं आपस में समानांतर रहती हैं तो एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होता है। ठीक है, देखिए अगर इस वाले इसको आप तिर्यक रेखा मानते हैं ना, तो देखिए यहाँ पे पी क्यू और यहाँ पे यस आर समानांतर रहता है, तो यह यक्स है ना, तो यह भी आपका यक्स ही हो जाता है, यह वाला कोण भी यक्स अंश हो जाता है। यदि हम लोग को ऐसे आवश्यकता रहता तो हम लोग लेते हैं। ठीक है, फिलहाल में हम लोग यहीं से हल करें इसको। ठीक है, यदि आवश्यकता रहता तो यहाँ पर यह भी तिर्यक रेखा है, इसमें भी लगेगा, सभी संगत कोण बराबर हो जाएगा, अंतर अंतःकोण बराबर हो जाएगा। ठीक है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे आवश्यकता रहता तो हम लोग लेते, लेकिन यहीं से हम लोग इसको हल करें। ठीक है, यह 65 अंश, तो यहाँ पे यक्स प्लस यहाँ पे देखिए, तो हम लोगों ने लिख दिया कि यह कोण इस कोण के आपस में बराबर होगा। ठीक है, हमने कारण लिख दिया कैसे, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे जो पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर, इसमें कौन कौन सा कोण मिलकर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे यक्स भी है और 28 भी है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं पी क्यू आर में क्या है, यक्स + 28 है, इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, यक्स को और यहाँ पे 28 को, तो यही तो बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों आसन्न कोण है। ठीक है, यह दोनों आपस में आसन्न कोण है, तो यहाँ पे पी क्यू आर इसमें क्या है, यक्स है और यक्स + 28 कर दिया गया, और बराबर हम लोग लिख देते हैं क्यू आर टी, इसका वैल्यू है ना, हमने लिख दिया कि क्यू आर टी एकांतर अंतःकोण, यह वाला कोण यह वाला बराबर है, तो इसको हमने x + 28 लिख दिया, क्योंकि अभी हम लोग इसको हल करके x का वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर ये हो गया 65 अंश, ये आपको दिया है 65 अंश, यहाँ 75 करिए और x का वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, यह 28 को बराबर को उधर 75 कर देते हैं, तो यहाँ पे 65 में से ये घट जाएगा, तो हम लोग लिखते हैं, देखिए यहाँ पर हो जाएगा, एक हासिल ले देगा 15 हो जाएगा, 15 में से 8 घटा देंगे, 15 में से 8 घटाने पर 7 ही आपको मिलेगा, 7 मिला इकाई के स्थान पर। ठीक है, अब यहाँ पे एक हासिल दिया हुआ था, तो यहाँ पर बचा हुआ है 5, 5 में से जो 2 चला जाएगा 3 ही बचेगा, तो यहाँ पे यक्स का वैल्यू आपको 37 अंश निकल कर आए। तो हम लोग चलिए यहाँ पर लिख भी देते हैं कि ये हम लोग कितना 37 अंश मिल गया है ना, यक्स बराबर। चलिए, तो अब हम लोग को y का वैल्यू ज्ञात करना है, तो हम लोग त्रिभुज का यहाँ पर लगा लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज के हम लोग तीनों अंतःकोणों को जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है ना, पी क्यू यस, नामकरण किसी प्रकार से कर लीजिए, चाहे यस पी क्यू नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो यह त्रिभुज में हम लोग को यहाँ पे y को ज्ञात करना है, और यह हम लोग जानते हैं कि दिया हुआ एक लंब है, तो यह कितना हो जाएगा, 90 अंश का कोण हो जाएगा, और इसको हमने 37 अंश ज्ञात कर लिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज, यहाँ पे नीचे से त्रिभुज क्यू पी आर या यस पी क्यू, चलिए यस पी क्यू ही लिख देते हैं, त्रिभुज यस पी क्यू में तीनों अंतःकोणों को जोड़ते हैं, जो तीनों शीर्षों पे कोण बन रहे हैं, जो यस पे शीर्ष यस पर कोण बन रहा है यही y है। ठीक है, y को जोड़ना है, प्लस यहाँ पे चलिए यहाँ पे क्यू पी यस इसको नामकरण कर देते हैं क्यू। ठीक है, क्यू पी यस हम नामकरण कर दिया। ठीक है, जो यस शीर्ष पे कोण बन रहा है वो y बन रहा है, और जो पी शीर्ष बन रहा है कोण इसको इस प्रकार से नामकरण कर दिया गया। ठीक है, और प्लस यहाँ पर हम लोग इसको यक्स ही नामकरण कर देते हैं। अब यक्स का वैल्यू हम लोगों ने ज्ञात कर लिया हुआ है। ठीक है, यही ने 3 कोण है, यहाँ पे यह यक्स कोण है, एक y कोण है, और यहाँ पे यह 90 अंश वाला था, तो यहाँ पे क्यू पी यस हमने इसको नामकरण कर दिया। ठीक है, तीनों अंतःकोणों को हम लोग जोड़ते हैं, तो ये इन तीनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 अंश। हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का
योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ना इसको 90 अंश वाले को इसका वैल्यू देखिए, y को तो ज्ञात ही करना है, इसको x को हमने 37 अंश ज्ञात कर दिया है। इस जो यहाँ पर p पर कोण बन रहा है ना, देखिए इसको हम लोग यहाँ पे इसी से लिख देते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे चलिए कोष्टक बनाकर हम लोग लिख देते हैं पी क्यू, यहाँ पे ना पी एस पर लंब दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी लंब रहता है इसका मतलब है 90 अंश है। ठीक है, यहाँ पे ना पी क्यू पर यहाँ पे पी एस लंब है, तो यहाँ पे ये 90 अंश का कोण है। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख भी देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, चूँकि यहाँ पे पी क्यू लंब है पी एस पे। ठीक है, पी क्यू लंब है पी एस पे, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो कोण बन रहा है क्यू पी एस बराबर ये कितना हो जाएगा 90 अंश। और बस इसका हम लोग प्रतिस्थापित करके इसका वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, वाई का मान वाई धन हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना 90 अंश हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे यक्स का वैल्यू हम लोगों ने ज्ञात कर लिया हुआ है 37 अंश। ठीक है, और बराबर इधर 180 अंश। ठीक है, बस इसी को हम लोग हल कर रहे हैं। ठीक है, यही समीकरण ये है, बस इसमें हमने यह लिख दिया कि हम लोग यहाँ पे 90 अंश क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, इसका हमने कारण लिख दिया, तो यह 90 अंश हो गया, या 37 अंश हो गया, यह वाई है। ठीक है, समीकरण यही समीकरण है जिसको हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया, चलिए इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, तो वाई हम लोग जोड़ते हैं, इकाई स्थान पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12। ठीक है, 9 3 12 हो गया। चलिए बराबर यहाँ पे 180 अंश, यहाँ पे धन 127 से बराबर को उधर 75 कर देंगे, ऋण 127 हो जाएगा। तो 180 में से हम लोग 127 घटा ले रहे हैं। ठीक है, तो वाई हो जाएगा, वाई बराबर इकाई स्थान पे ये यहाँ से ले लेगा 10, 10 में से 7 जाएगा, 3 ही बचेगा। अब यहाँ पर बचा हुआ है 7, 7 में से 2 चला जाएगा 5, और यहाँ पे सैकड़े के स्थान पर 1 में से घट के 0 हो जाएगा। तो वाई का वैल्यू आपको निकल कर आ गया 53 अंश। तो इस प्रकार से एक्स और वाई का वैल्यू हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। ठीक है, एक बार और हम बता देते हैं कि हमने किस प्रकार से कर दिया। देखिए हम लोग को यहाँ पे प्रश्न में दे दिया गया था ना, पी क्यू और यहाँ पे यस आर, यह दोनों यहाँ पे ना समानांतर था, और साथ साथ यहाँ पे पी क्यू पर ना यस पी एस यहाँ पे लंब था। ठीक है, मतलब यहाँ पे 90 अंश कोण बनेगा, और यहाँ पे एक हमें यस क्यू आर, यहाँ पे यस क्यू आर, यह वाला कोण हम लोग को दे दिया गया था 28 अंश, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है आर पे क्यू आर टी, यह हमें दे दिया गया था 65 अंश। ठीक है, तो यहाँ पे यक्स को हम लोग को पूछा था, तो हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे ना पी क्यू और यस आर यह दोनों समानांतर रेखाएं रहती है ना, तो एकांतर अंतःकोण बराबर रहता है। तो इन दोनों यहाँ पर जो यहाँ पे फिलहाल में 2 कोण बना था, लेकिन हम फिलहाल में इसको एक ही मानकर हल किए। ठीक है, कि यह वाला कोण जो बन रहा है यहाँ से यहाँ तक इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया चूँकि पी क्यू और यस आर समानांतर है, इसलिए यहाँ पे जो पी क्यू आर यह वाला कोण बन रहा है, तो इसके बराबर होगा क्यू आर यस के, क्यू आर टी के। ठीक है, यह वाले कोण के बराबर होगा, यहाँ पर जो पूरा कोण बना है इस कोण के बराबर, एकांतर अंतःकोण से हमने लिख दिया। ठीक है, तो जो पी क्यू आर था ना, इसमें 2 आसान कोण थे। ठीक है, पी क्यू आर में ना यहाँ पे एक यक्स यहाँ से यहाँ तक यक्स बन रहा था, यक्स अंश, और यहाँ से यहाँ तक 28 अंश बन रहा था। ठीक है, तो यक्स प्लस 28 को हम लोग को जोड़ना पड़ा। ठीक है, यहीं पे यहाँ पे पी क्यू आर बराबर हमने लिख दिया कितना, यक्स प्लस 28, और इसका तो वैल्यू आपको 65 अंश दिया हुआ था। ठीक है, और बेस इसको हमने 28 को 75 करके यहाँ पे यक्स का वैल्यू 37 अंश ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक त्रिभुज बना था जिसमें हम लोग को ना यहाँ पर 37 अंश, और यहाँ पर हम लोग को पहले ही दे दिया गया था लंबवत है, मतलब यहाँ पे 90 अंश। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो हम लोग 90 में यहाँ पे 37 जोड़कर 180 अंश में से हम लोगों ने घटा दिया, तो वाई का वैल्यू हम लोग को निकल कर आ गया कितना 53 अंश। ठीक है, बस हमने जैसे जैसे किया वो आपको हमने लिख कर भी दिखाया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दे दिया गया ना, आकृति 6.44, इसी आकृति की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ना त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं पी यहाँ पर है और क्यू आर इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इसी त्रिभुज की बात कर रहा है। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा यहाँ पर दिया गया है कि क्यू आर, तो देख रहे हैं क्यू आर को बिंदु यस तक बढ़ाया गया, जो यहाँ पे ना यहाँ पे पी क्यू आर त्रिभुज में ना यहाँ पे क्यू आर भुजा है, इसको आगे यस तक बढ़ाया गया है। ठीक है, मतलब कोई भी यहाँ पे लाइन रहता है, भुजा रहता है, उसको आगे बढ़ाते हैं तो एक सीधी रेखा में बढ़ाते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही है। और यहाँ पे दिया हुआ यदि कोण पी क्यू आर, तो देख रहे हैं पी यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर और आर यहाँ पे। ठीक है, तो यह पूरे कोण की यहाँ से यहाँ तक बात कर रहा है। और यहाँ पे बात किया कोण पी आर यस, तो देख लेना पी आर यस, यहाँ से यहाँ तक पूरे कोण की बात कर रहा है। ठीक है, लिखा हुआ है आगे के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। ठीक है, के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। ठीक है, टी पर मिल गए, चलिए मिलते हैं तो सिद्ध कीजिए कि कोण यहाँ पे क्यू टी आर, तो यहाँ पे क्यू और टी क्यू टी आर यह वाला कोण की बात कर रहा है, क्यू टी आर बराबर, बराबर का यहाँ पे चिन्ह है 1/2, मतलब आधा 1/2, यहाँ पे क्यू पी आर, तो यहाँ पर हो गया क्यू पी आर,
इस वाले कोण के हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। मतलब यहाँ की यह दोगुना है, इस वाले कोण से यह दोगुना है, ठीक है। इसके बात करेंगे तो ये इसके बराबर कितना हो जाएगा, यह 1/2 हो जाएगा, है ना। इसके 1/2 के बराबर यह वाला कोण है, ठीक है। यही हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। और बस हम लोग को यही दिया था कि यहाँ पे पी क्यू आर एक त्रिभुज था, इसमें यहाँ पे इस वाली भुजा को आगे यस तक बढ़ा दिया गया, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा था, मतलब बहिष्कोण ही है ना, ये एक तरह से बहिष्कोण है। कोई भी त्रिभुज रहता है, एक भुजा आगे बढ़ाते हैं तो यह वाला बहिष्कोण बनता है। तो यहाँ पे बहिष्कोण का ना यहाँ पे समद्विभाजक यहाँ पर खींचा गया है, और यहाँ पर भी जो कोण बना है इसका भी ये समद्विभाजक ही खींचा गया है, ठीक है। तो समद्विभाजक खींचा गया है ना, तो यहाँ पे यह वाला कोण इस कोण के बराबर है, यह वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। समद्विभाजक कितने पर, यहाँ पर टी पर मिल रहा है, तो इस कोण को हम लोग को दिखाना है, यह वाला कोण बराबर 1/2 यह वाला कोण, ठीक है। तो चलिए, तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर फिगर को बना लिया है। चलिए, तो जो हमें दिया हुआ है उसको एक बार हम लोग नोट कर देते हैं, ठीक है। हम लोग को दिया है ना, ठीक है, जो भी दिया हुआ है उसको हम नोट करते हैं। तो जो भी हम लोग को दिया गया था उसको हमने लिख दिया कि दिया गया था कि यहाँ पे पी क्यू आर एक त्रिभुज है, इसकी जिसकी ना भुजा यहाँ पे क्यू आर यस तक बढ़ाया गया है, ठीक है। और यदि यहाँ पर ना यहाँ पे पी क्यू आर इसके समद्विभाजक, और यहाँ पर जो कोण बन रहा था यहाँ पे पी आर एस इसके समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं, ठीक है। यहीं पर जाकर मिल रहे हैं, मतलब समद्विभाजक मतलब यहाँ पे जो भी यहाँ पर कोण बन रहा है यहाँ से यहाँ तक पूरा कोण, इसको यह वाला कोण यहाँ पर जो इतना कोण बन रहा है इस वाले कोण के बराबर है। और यहाँ पे जो पी आर एस का यहाँ से यहाँ तक पूरा कोण था ना, इस वाले यहाँ से यहाँ तक यह वाला कोण, यह वाला कोण यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों कोण आपस में बराबर है, और एक दूसरे को ना यहाँ पे टी बिंदु पर आपस में मिलते हैं, ठीक है। और हमें जो सिद्ध करना है उसको भी हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं सिद्ध करना है, ठीक है। यहीं पर हम लोग लिख देते हैं कि जो भी हम लोग को सिद्ध करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है हम लोग को कोण क्यू टी आर बराबर 1/2 कोण क्यू पी आर, यही हम लोग को सिद्ध करना है। तो आप बस इसके लिए एक प्रमेय आप याद रखिएगा, ठीक है। कि जब भी कोई त्रिभुज रहता है ना, कोई भी इस प्रकार से हम लोग त्रिभुज बना देना, तो जब भी त्रिभुज की एक भुजा को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते हैं ना, तो यहाँ पर जो बहिष्कोण बनता है ना, इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर रहता है, ठीक है। इसका योग इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर रहता है, ठीक है। बस यही नियम आपको आना चाहिए, ठीक है। देखिए, अब हम लोग यहाँ पे एक त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने त्रिभुज बना दिया। चलिए, इसका हम नामकरण कर देते हैं, एक कोण, यहाँ पे 2 कोण, चलिए यहाँ पे 3 कोण हम नामकरण कर दिया, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का हमने नामकरण कर दिया, अंतःकोणों का। जो यहाँ पर हम लोगों ने एक भुजा को इस प्रकार से आगे बढ़ा दिया ना, तो यहाँ पर जो बहिष्कोण बना है, चलिए इसका हम कोण 4 नामकरण कर दे रहे हैं। तो इस जो बहिष्कोण रहता है ना, इसका योगफल यहाँ पे ना इसकी विपरीत दिशा में जो भी अंतःकोण बनता है इन दोनों के योगफल के बराबर रहता है, ठीक है। कोई भी त्रिभुज रहता है उसके एक भुजा को आप आगे बढ़ाते हैं, तो इस प्रकार जो भी बहिष्कोण बनता है ना, यहाँ पे त्रिभुज के ना विपरीत दिशा में, ठीक है, त्रिभुज के यहाँ पे इस कोण की नहीं बात करेगा, ठीक है। जो यहाँ पे बहिष्कोण के विपरीत दिशा में जो भी कोण बनते हैं इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर रहता है, ठीक है। तो देखिए, कोण 1 धन कोण 2, इन दोनों कोणों का योगफल बराबर यहाँ पे कोण 4 होता है, ठीक है। इसको हम लोग सिद्ध भी कर चुके हैं, ठीक है। तो बस यही नियम आपको, यही प्रमेय याद रहना चाहिए, बस हम लोग इसको हल करते हैं। चलिए, तो इसको हम लोग हल करते हैं, हल करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह दोनों कोण आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कोण पी, लिख देते हैं पी क्यू आर का, लिख देते हैं चूंकि करके, चूंकि पी क्यू आर का समद्विभाजक कौन है, यहाँ पे क्यूटी को ही बोला था, क्यूटी ही हम लोग नामकरण कर देते हैं, है ना। क्योंकि इसमें त्रिभुज में दोनों की बात कर दिया था एक ही बार में, कि इस कोण का यह समद्विभाजक यहाँ पर जाकर मिल रहा है और इस वाले कोण का समद्विभाजक ये दोनों आपस में टी पर मिल रहे थे, ठीक है। तो इसका हम लोग क्यूटी ही है, ठीक है। इसको हमने लिख दिया कि पी क्यू आर का समद्विभाजक क्यूटी भुजा या रेखाखंड जो भी समझ लीजिए क्यूटी है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह वाला क्या है, जैसे मान लेते हैं हम देखिए यही कहना चाह रहे हैं ना कि यहाँ पे पी क्यू आर यहाँ से यहाँ तक जो भी कोण बना है ना, इसका यह क्यूटी जो यहाँ पे भुजा खींचा गया है ना, इसको समद्विभाजित कर रहा है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है, एक भाग यह, तो यह दोनों क्या हो जाएगा, यह दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा। जो पी क्यू टी कोण बन रहा है, यहाँ पर इतना सा जो कोण बन रहा है इस वाले कोण के बराबर रहेगा, ठीक है। टी क्यू आर या फिर आर क्यू टी ही नामकरण कर सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, हमने लिख भी दिया कि चूंकि पी क्यू आर का समद्विभाजक यहाँ पे जो यहाँ पे टी तक, यहाँ पे क्यू से लेकर यहाँ पे टी तक भुजा खींची गई ना, इस कोण को पूरी समद्विभाजित कर रही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो कोण बना है इसको 2 बराबर भागों में बांट रही है, तो बस हम दोनों को बराबर बराबर लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण पी क्यू टी, यह वाला कोण, इतना सा कोण पी क्यू टी बराबर यहाँ पर यह हो जाएगा आर क्यू टी। इस तरह से भी नामकरण कर सकते हैं, नामकरण इस प्रकार से भी कर सकते हैं, टी क्यू आर भी कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे आर क्यू
आर क्यू टी हमने नामकरण कर देते हैं, ठीक है। और बराबर इसको हम लोग और आसान करने के लिए इसको हम लोग कोण 1 लिख देते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग इसको जल्दी से कर पाएंगे। देखिए यह भी बराबर, मान लेते हैं इसका कोण 1 हमने नामकरण कर दिया, तो यह भी क्या हो गया, कोण 1 नामकरण कर दिया हमने, ठीक है, नामकरण कर दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। मान लेते हैं ये भी 50 अंश रहा होगा, तो ये भी 50 अंश रहा होगा, ठीक है। बस हमने नामकरण दोनों का सेम ही कर दिया कि ये भी 1 है, ये भी 1 है नामकरण, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग इसका भी हम लोग नामकरण 2 करना चाहते हैं, ठीक है। तो यह भी 2, इसका भी 2 हम लोग नामकरण कर देंगे, लेकिन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, है ना, चूँकि लिखेंगे पहले। चूँकि के लिए यहाँ पे 2 बार ऊपर बिंदी रहेगा, 1 बार नीचे रहेगा, यह नहीं रहेगा। चूँकि यहाँ पे पी आर एस कोण लिख देते हैं, पी आर एस का समद्विभाजक यहाँ पर कौन सा है, आर टी है, ठीक है, आर टी है। इसलिए क्या हो जाएगा, यह जो यहाँ से यहाँ तक जो कोण बन रहा है, यह यहाँ से यहाँ तक जो कोण बना है, यह दोनों क्या हो जाएगा, इतना सा कोण इस वाले कोण के बराबर रहेगा, ठीक है, क्योंकि यह क्या कह रहा है, समद्विभाजक है। तो हम लोग लिख दिया पूरी बात, चूँकि यहाँ पे पी आर एस का यहाँ पे समद्विभाजक आर टी है, ठीक है। तो यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर होगा। नामकरण जिस तरह से चाहें उस तरह से कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर हम नामकरण इसको इस तरह से कर देते हैं, पी आर टी, ठीक है, यही नहीं हो जाएगा, कोण पी आर टी हम नामकरण कर दिया, पी आर टी इस वाले कोण को, ठीक है। और यह इसके बराबर हो जाएगा टी आर एस या यस आर टी नामकरण कर सकते हैं, बराबर कोण यस आर टी। चलिए इसको हम लोग नामकरण कोण 2 कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम लिखने में हम लोग को कन्फ्यूजन ना हो। चलिए अभी इतना करने के बाद ना देखिए, अब यहाँ पर आपको कुल 2 त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ठीक है। त्रिभुज तो मान लेते हैं कई बन रहा है, लेकिन हम देखिए इसी मुख्य 2 त्रिभुजों की चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो पी क्यू आर बन रहा है, ठीक है, यह वाला जो त्रिभुज बन रहा है, इसके लिए पूरा बहिष्कोण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों कोणों का योगफल ना, इसके यहाँ पे विपरीत दिशा में जो कोण बनेंगे उनके योगफल बराबर रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग नामकरण कर देते हैं, देखिए इसको हमने नामकरण कर दिया 3 और इसको हम लोग नामकरण कर देते हैं 4, ठीक है। इनमें हमने सभी कोणों का नामकरण कर दिया ताकि हम लोग बहिष्कोण और उसके विपरीत दिशा में जो भी 2 कोण बनते हैं उन दोनों कोणों का योगफल हम लोग लिख पाएँ। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इस वाले त्रिभुज के लिए, पी क्यू आर के लिए हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। हम लोग देखिए इन कोणों को हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, हम लोग समीकरण प्राप्त करते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हम लोग इस कोण त्रिभुज को हम अलग से बनाकर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हो गया, और पी हो गया, क्यू हो गया, यहाँ पे आर है और यहाँ पे एस है। इस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, पी क्यू आर की, इस त्रिभुज में, और यह वाली रेखा आगे गई, बाकी यहाँ से मिलाकर और यहाँ से मिलाकर एक त्रिभुज अलग से बनाया गया है, ठीक है, यह वाला, ठीक है। तो हम इसी त्रिभुज की बात कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर जो बहिष्कोण बन रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर जो त्रिभुज है ना, यहाँ पर इन दोनों कोण की बात करेंगे, इस कोण को भी जोड़ेंगे, इस कोण को भी। हम लोग यहाँ पे पूरा कोण को लेना चाहते हैं, यह बहिष्कोण यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर जो त्रिभुज का कोण बनता है यह वाला और यह वाला, इन दोनों के योगफल के बराबर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोण कौन सा बन रहा है, 3 बन रहा है, और यहाँ पर कौन सा बन रहा है, इस त्रिभुज में देखेंगे तो पूरा कोण लेंगे, कोण 1 को भी लेंगे, कोण यहाँ पर इस कोण को भी, इस कोण को भी लेंगे। हम लोग को इसमें ना यहाँ से यहाँ तक जो भी पूरा कोण बन रहा है सभी कोण चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कोण 3 को ले लेंगे, यहाँ पर बहिष्कोण जो बन रहा है यहाँ पे 2 धन 2, इन दोनों कोणों को हम लोग ले लेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग लिखते हैं। चलिए इसी प्रकार से हम लोग नामकरण कर लेते हैं, ठीक है, जैसे पहले दिया हुआ है उसी तरह से नामकरण कर देते हैं। आर पी क्यू, इसको जोड़ते हैं, कोण आर पी क्यू धन, हमने देखिए इस कोण को जोड़ा इस वाले त्रिभुज में, इस वाले पूरे कोण को, और यहाँ पे फिर इस पूरे कोण को जोड़िए, यहाँ पे पी क्यू आर धन यहाँ पे कोण पी क्यू आर बराबर हो जाएगा, ये बहिष्कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस त्रिभुज का बहिष्कोण देखिए यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा पी आर एस, ठीक है, पी आर एस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कोण पी आर एस। यहाँ पर हम कारण भी लिख देते हैं कि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाने पर रहेगा, पर बना बहिष्कोण दोनों जो भी त्रिभुज है, यहाँ पे त्रिभुज का हमने चर्चा कर दिया, किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाने पर बना बहिष्कोण दोनों विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है,
ठीक है, यह प्रमेय था, प्रमेय को हमने पूरा लिख दिया। अब देखिए आसान से इसको हम लोग लिखते हैं। देखिए यहाँ पर जो पी पर कोण बन रहा था ना, इसको हमने 3 नामकरण कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर पी क्यू हमने नामकरण कर दिया, यहाँ पे लिखा है ना, इसको हम लोग कोण 3 नामकरण कर देते हैं ताकि एकदम आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, धन, और यहाँ पे जो त्रिभुज का यह वाला पूरा कोण बना था ना, देखिए यहाँ पे कोण 1 धन कोण 1 है, तो 2 कोण 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं 2 कोण 1। ठीक है, एकदम इसको हम लोग आसानी से कर पाएंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा कोण को हम लोग को लेना था, कोण पी क्यू आर। ठीक है, यह पूरा कोण था, तो यहाँ पर देखिए कोण 1 धन कोण 1 है ना, जो भी यह कोण रहेगा यह आधा आधा कर दिया गया था इस कोण का, तो हम लोगों ने इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक यही ना कोण है, पूरा इसी कोण की हम लोग बात करें तो कोण 1 धन कोण 1, यहाँ पे 2 कोण 1 हो गया। ठीक है, इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया ताकि हम लोग आसानी से हल कर पाएँ। चलिए, और यहाँ पर ना देखिए पी आर यस, जो पी आर यस है ना, देखिए पी आर यस, यहाँ से यहाँ तक यह पूरा कोण है, यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो यहाँ पे कोण 2 धन कोण 2 हम लोग इसको लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पे इसी इन दोनों कोणों को हम लोग 2 बार जोड़ देते हैं। ठीक है, कोण 2 धन कोण 2, 2 कोण 2 हो जाएगा। ठीक है, यह बराबर क्या हो जाएगा, 2 कोण 2 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। चलिए समीकरण नंबर 1 मिल गया। अब हम लोग दूसरे त्रिभुज में देखिए, अब इस हम लोग त्रिभुज में आ जाते हैं। देखिए इस त्रिभुज में जो टी क्यू आर, इस वाले त्रिभुज की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इस त्रिभुज में हम लोग अब बहिष्कोण लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें बहिष्कोण कौन सा बनेगा, इतना सा ही बनेगा बहिष्कोण। ठीक है, इस वाले त्रिभुज की हम लोग चर्चा करेंगे ना। देखिए तो यह वाला कोण, यह वाला त्रिभुज इस प्रकार से आपको बना हुआ है, इस प्रकार से हमने इसको बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर है क्यू, ठीक है, और यहाँ पे कोण 1 है आपका, यहाँ पे कोण 4 है, और यहाँ पे कोण 2 है। ठीक है, इसी प्रकार से है यहाँ पर टी है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे क्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बहिष्कोण। देखिए इस प्रकार बहिष्कोण यहीं कोण 2 ही सिर्फ बन रहा है। ठीक है, यही ना बन रहा है, यह आपका त्रिभुज हो गया, तो बहिष्कोण सिर्फ कोण 2 बन रहा है। ठीक है, और इसका योगफल 4, और यहाँ पर जो कोण बन रहा है कोण 1 के योगफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही देखिए त्रिभुज है, यह त्रिभुज है, त्रिभुज में हम लोग इस भुजा को आगे बढ़ाया गया है, तो कोण 2 किसके बराबर होगा, यहाँ पे 4 के और 1 के बराबर होगा योगफल के। ठीक है, तो यह 4 और 1 को हम लोग जोड़ते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज। जो दूसरा त्रिभुज है उसमें हम लोग चर्चा कर लेते हैं, तो यहाँ पर इसको हम नामकरण कर देते हैं टी क्यू आर में। इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे बहिष्कोण बन रहा है, इसके विपरीत दिशा में जो यहाँ पे त्रिभुज के अंतःकोण बन रहे हैं, इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा, तो इसका हम लोग नामकरण कर देते हैं टी क्यू आर हो जाएगा। एक कोण यह हो गया, और एक यहाँ पे चलिए क्यू टी आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो टी पर कोण बन रहा है और एक क्यू पर जो कोण बन रहा है, इन दोनों को हम लोग योगफल कर देंगे, और इन दोनों का योगफल किसके बराबर होगा, टी आर यस के। ठीक है, इसके बराबर। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं इस बात को, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, तो हो जाएगा कोण टी क्यू आर। ठीक है, टी क्यू आर धन यहाँ पे क्यू टी आर बराबर हो जाएगा कोण टी आर यस के। ठीक है, और कारण यही रहेगा। ठीक है, बाकी कारण आप यहीं लिख लीजिएगा। त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर, ठीक है, बढ़ाने पर बना बहिष्कोण जो भी है, बहिष्कोण बनता है ना, एक जो त्रिभुज के रहता है, त्रिभुज के विपरीत दिशा में दोनों कोणों के योगफल के बराबर रहता है। ठीक है, तो यही जो आपका त्रिभुज बन रहा था, इस त्रिभुज में हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया कि जो टी पर कोण बन रहा है, और यहाँ पे जो क्यू पर सिर्फ इतने कोण की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसी त्रिभुज में हम लोग बात कर रहे हैं, और यहाँ पे कोण 2 के बराबर हो गया। ठीक है, कोण यहाँ पे 4, तो हम लोग इस प्रकार से नामकरण कर लेते हैं। ठीक है, 1 और 4, और यहाँ पे इसका 2। ठीक है, ताकि हम लोग इसको आसानी से हल कर पाएँ। तो कोण यहाँ पे क्यू पर बन रहा था, कोण 1 बन रहा है, और यहाँ पर बन रहा है टी पर बन रहा है कोण 4। ठीक है, इसका यहाँ पे इसको हमने कोण 2 नामकरण कर दिया है, तो कोण 2। तो इस प्रकार से आपको मिल गया समीकरण नंबर 2। तो आप देखेंगे ना कि यहाँ पर जो हम लोग का पहला समीकरण है, इसमें हम लोग यदि सिंपली से 2 से गुणा कर देंगे तो यह वाला दाहिना पक्ष बराबर हो जाएगा, तो हम लोग बायां पक्ष का आप आसानी से तुलना कर लेंगे, और आपका जो भी हल करना है, जो हम लोग को सिद्ध करना है, वो आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समीकरण इसमें 2 का हम लोग को गुणा करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, दाहिना पक्ष बराबर हो जाएगा, तो बायां पक्ष आपस में बराबर हो जाएगा। हम लोग लिख देते हैं समीकरण, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोण 2 है, यहाँ पे 2 कोण 2 है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में यदि हम लोग 2 से गुणा कर दें तो बायां पक्ष में भी करेंगे, दायां पक्ष में भी, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कोण 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 का गुणा दोनों, यहाँ पर ये पूरा कोष्टक में रहेगा। ठीक है, कोष्टक में रहेगा, तो कोष्टक खोलेंगे तो 2 का गुणा इस पद में भी होगा, इस पद में भी होगा, तो यहाँ पे 2 कोण 1 धन 2 कोण 4 बराबर, यहाँ पर भी हो जाएगा 2 कोण 2। ठीक है, यहाँ पर भी 2 का गुणा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कोण 2 हो गया। चलिए इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी 2 को दाहिना पक्ष बराबर है ना,
तो बायां पक्ष भी आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, वे राशियाँ जो एक ही राशि के बराबर होती है, ये अभी क्या है, 2 कोण 2 के बराबर, ये अभी 2 कोण 2 के बराबर है। हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड की अवधारणा में हम लोग पढ़ते हैं कि वे राशियाँ जो एक ही राशि के बराबर रहती हैं आपस में बराबर रहती हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा 3 से तुलना करने पर, समीकरण 1 तथा 3 से हम लोग तुलना कर लेते हैं। ये अभी इसी के बराबर है, 2 कोण 2 के बराबर है, ये अभी 2 कोण 2 के ही बराबर है, तो ये अभी तो आपस में बराबर होगा। मान लेते हैं यह 5 है तो ये अभी 5 के बराबर है, तो यहाँ पर भी 5 लिखा गया है तो ये भी क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है, सब आपस में बराबर ही है। समीकरण 1 और 3 से हमने तुलना कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं दाहिना पक्ष बराबर हो गया, बायां पक्ष भी आपस में क्या होगा, बराबर ही रहेगा। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कोण 3 धन 2 कोण 1, ठीक है, यही है, और इसके बराबर हो जाएगा, बराबर 2 कोण 1 धन 2 कोण 4 के आपस में बराबर हो गया। बस इसको आप हल कर लीजिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि दाहिने पक्ष में भी आप देख रहे हैं कि 2 कोण 1 है, और यहाँ पे बाएं पक्ष में भी 2 कोण 1 है। ठीक है, दोनों तरफ है ना, 2 कोण 1 2 कोण 1 आपस में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। धन में यहाँ पे 2 कोण 1 रहेगा, बराबर की तरफ पक्षांतर कर देंगे, ऋण में हो जाएगा, तो यह विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ क्या बचा, कोण 3 बराबर यहाँ पे 2 कोण 4 ही आपका बचा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2, देखिए यहाँ पे 2 गुणा में बराबर की इधर बुला लेते हैं, क्योंकि इसी के बराबर हम लोग को लिखना है। ठीक है, 1/2 करके लिखना है, इसी को हम लोग जो हल करना चाहते हैं वो हम लोग को मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 2 यहाँ पे गुणा में, तो इधर हम लोग गुणा में इधर भागा बुला लेते हैं, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, कौनडी में नहीं कोण रहेगा, कोण 3 बराबर यहाँ पे कोण आपका 4 हो गया। ठीक है, बस इसको हम लोग सीधा करके लिख लेते हैं, कोण 4 बराबर आपको मिल गया 1/2, और यहाँ पे कोण 3 मिल गया। ठीक है, और इसी को आपको सीधी करना है। ठीक है, इसी का नाम है जो कोण 4 है ना, यही आपका टी वाला कोण है। ठीक है, देखिए यही है कोण 4 है जो यहीं पर है, यही हम लोग को सिद्ध करना है ना, QTR। ठीक है, QTR यही सिद्ध करना है, जिसका हमने कोण 4 नामकरण कर दिया है, और 1/2 और इस वाले कोण के बराबर, कोण 3 के बराबर आया है ना। देखिए 1/2 यहाँ पर जो QPR यह वाला कोण बना है, जिसका हमने कोण 3 नामकरण कर दिया है। ठीक है, तो जैसे हमने नामकरण कर दिया, जैसे हम लोग को इस तरह से करना था, हम लोगों ने यहाँ पे कोणों का नाम 1 2 3 इसलिए कर दिया था ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यह हम लोग का जो नामकरण था, है ना, यहाँ पे इस वाले कोण को हमने क्या नामकरण कर दिया है। ठीक है, इस वाले कोण को यहाँ पे जो टी पर कोण बना है, यही कोण 4 है, तो जिस प्रकार से नामकरण दिया था उस प्रकार से हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे जो कोण 4 है उसी का और क्या नाम है, कोण QTR नाम है, बराबर यहाँ पे 1/2 रहेगा ये, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कोण, यहाँ पे जो कोण 3 है ना, उसी को इस प्रकार से नामकरण कर दिया गया है, QPR। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सिद्ध हुआ, हमने सिद्ध कर दिया। एक बार इसको हम और बता देते हैं कि हमने किस प्रकार से किया। हमें जो भी यहाँ पे चित्र दे दिया गया था, और इस प्रकार से हम लोग को दे दिया गया था कि PQR एक त्रिभुज था, और यहाँ पे QR भुजा को आगे यस तक बढ़ाया गया था। तो यहाँ पर ना जो भी यहाँ पर बहिष्कोण बना था ना, तो बहिष्कोण को ना यहाँ से आधा करते हुए एक यहाँ पे रेखा खींची गई थी, और यहाँ पे PQR इस कोण को भी आधा करते हुए एक रेखा खींची गई थी, भुजा ही समझ सकते हैं, रेखाखंड भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो कि यहाँ पे बिंदु टी पर मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बस इतना पता था कि यहाँ पर जो इस वाले कोण को समद्विभाजित करा, तो यह वाला यहाँ पर इतना जो कोण बना है ये इस कोण के बराबर है, और यहाँ पे यह वाला कोण बना है इस वाले कोण के बराबर है। ठीक है, मतलब यहाँ पे यह वाला कोण बराबर है, और यही हम लोग को सिद्ध करना था। जो भी हम लोगों को सिद्ध करना था वो हमने लिख दिया। ठीक है, कि इस वाले कोण का ना, यहाँ पे जो यह वाला कोण बन रहा था, इसके आधे इसका आधा, ठीक है, इस कोण का आधा कर दें तो इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोग को सिद्ध करना था। तो हम लोगों ने इसको सिद्ध करने के लिए देखिए हमने यहाँ पे सेम नामकरण कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पे QT था ना, यहाँ पे PQR इस कोण को समविभाजित कर रहा था, 2 बराबर भागों में बांट रहा था। ठीक है, मतलब इनका दोनों का वैल्यू आपस में बराबर रहेगा, और यहाँ पर भी बराबर था, तो यहाँ पर भी इन दोनों का वैल्यू आपस में बराबर था। तो यहाँ पे इसका हमने कोण 1 नामकरण कर दिया, यहाँ पे कोण 1, यहाँ पे कोण 2 नामकरण कर दिया, यहाँ पे कोण 2, और यहाँ पे 3 नामकरण कर दिया, यहाँ पे कोण 4 नामकरण कर दिया। ठीक है, तो बस हमने लिख दिया ना कि यहाँ पे यहाँ से हमने लिखना स्टार्ट कर दिया कि यहाँ पे PQR इस कोण का समद्विभाजक QT है, तो यहाँ पे कोण 1 यह वाला कोण, जो यह वाला कोण बन रहा था, नामकरण करते हुए भी हमने लिख दिया। ठीक है, कि PQT यहाँ पे जैसे नामकरण कर दिया RQT इस कोण के आपस में बराबर होगा, दोनों का नामकरण कोण 1 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे उसी प्रकार इस वाले भी हम लोगों ने इसमें भी इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, इस वाले कोण के लिए कि PQR यहाँ पे PRS यहाँ पे कोण था, तो इसका यहाँ पे ना RTS समद्विभाजित करा था, तो यहाँ पर कोण 2, यहाँ पर भी कोण 2, यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पर हमने इसको नामकरण कर दिया, दोनों को नामकरण कोण 2 कर दिया। ठीक है, तो वो हमने लिखा कि इस त्रिभुज में PQR
यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा था, ठीक है, इसके लिए हमने यहाँ पे फिगर बना लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यह वाला जो पी क्यू आर यहाँ पे त्रिभुज बन रहा था, तो इसके लिए बहिष्कोण हम लोग जानते हैं ना कि जो भी बहिष्कोण बनता है ना, यहाँ पे बहिष्कोण बना, ठीक है, कोई भी त्रिभुज हो गया उसके एक भुजा को आपने आगे बढ़ाया, तो यहाँ पे आगे बढ़ाया तो यहाँ पर बहिष्कोण बना, तो यहाँ विपरीत दिशा में जो भी कोण बनता है, अंतःकोण बनता है त्रिभुज के, उन दोनों के योगफल के बराबर रहता है। तो यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों के योगफल के यह बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इन दोनों कोणों का नामकरण कर दिया, ठीक है, नामकरण कर दिया आर पी क्यू यह वाला कोण, ठीक है। देखिए इसको नामकरण कर दिया आर पी क्यू यह वाला कोण, और इस वाले कोण को नामकरण कर दिया क्यू वाले कोण को, ठीक है। इसको हमने आर पी क्यू आर नामकरण कर दिया, पी क्यू आर यह वाला कोण इसके यहाँ पे बहिष्कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है, पी आर एस के, ठीक है। यही हमने लिख दिया कि कोई भी त्रिभुज रहता है उसकी एक भुजा आगे बढ़ाने पर इस प्रकार जो भी बहिष्कोण बनता है विपरीत दिशा में अंतःकोणों का योगफल के बराबर होता है, ठीक है, ये हमने लिख दिया। और यहाँ पे जो भी हमने इसका नामकरण इस प्रकार से कर दिया, ठीक है, कि यह वाला कोण 3 कर दिया, और यहाँ पर ना यहाँ पे 2 कोण 1 लिख दिया, क्योंकि इसी का ना यहाँ पे समद्विभाजक एक यहाँ टी तक खींचा हुआ था, ठीक है, टी तक यहाँ पे खींचा हुआ था। तो यहाँ पर जो कोण 1 बन रहा था यह भी कोण 1 बनेगा, तो यहाँ पे 2 कोण 1 हमने लिख दिया इनको, ठीक है, कोण 3 धन यहाँ पे 2 कोण 1, और यहाँ पे बराबर यहाँ पर भी 2 कोण निकला था, है ना, तो यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर भी 2 था, तो यहाँ पर 2 कोण 2 हो गया। इसी को हमने इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ पे जो दूसरा त्रिभुज था उसको भी हमने यहाँ पर बना लिया, ठीक है। अब इसमें भी हमने लिख दिया, यहाँ पर बन रहा था कोण 2 बन रहा था, तो यहाँ पे कोण 4 और यहाँ पे कोण 1 का योगफल कोण 2 के बराबर हो जाएगा। बस इसी को हमने जिस प्रकार से नामकरण था उस प्रकार से हमने लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे समीकरण नंबर 2 हमने बना दिया, ठीक है, यह दूसरे वाले त्रिभुज के लिए, ठीक है, जो यहाँ पे टी क्यू आर यह त्रिभुज बना था उसमें, ठीक है। तो हमने देखा कि यह दोनों समीकरण हमने, तो यहाँ पर देखा कोण 2 है, यहाँ पर भी कोण 2 है, लेकिन इसमें 2 का गुणा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने 2 का गुणा कर दिया, इस समीकरण में 2 से गुणा कर दिया, ठीक है। 2 से गुणा करने पर हमने देखा कि यहाँ पर जो दाहिना पक्ष है यह वाला और यह वाला आपस में बराबर हो गया, ठीक है। तो बायां पक्ष भी आपस में बराबर हो जाएगा, वे राशियाँ जो एक ही राशि के बराबर रहती हैं आपस में बराबर रहती हैं, ठीक है। तो यह 2 कोण 2 के बराबर है, यह भी क्या है कोण 2 के ही बराबर है, ठीक है। तो यह भी दोनों क्या हो गए आपस में बराबर हो गए, बाएं पक्ष भी आपस में बराबर हो गए। हमने लिख दिया समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से तुलना करने पर हमने लिख दिया कोण 3 धन 2 कोण 1 यह वाला इस वाले पक्ष को, और यहाँ पे इसको हमने दोनों को आपस में बराबर लिख दिया। तो दोनों में देखा कि 2 कोण 1 है, 2 कोण 1 दोनों में था, तो ये आपस में क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा, या तो आप इसको इधर पक्षांतर कर दीजिएंगे ऋणात्मक हो जाएगा, या आपस में विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोण 3 बराबर, यहाँ पे बराबर 2 कोण 4 बचा, ठीक है, यही बचा। अब यहाँ पे 2 गुणा में था, बराबर की तरफ पक्षांतर कर लिया, भागा में गया, ठीक है। तो यहाँ पे बस हमने इसको सीधा करके लिख लिया, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से हमें दिया था उस तरह से हमने लिख दिया। तो कोण 4 बराबर 1/2 कोण 3 हो गया, ठीक है। और इसी को इस प्रकार से नामकरण वो कर दिया था, ठीक है। मतलब इसको तो हम लोगों ने अपने से हल करने के लिए इसको इस प्रकार से बनाया था। तो जो यहाँ पे कोण 4 था उसका इस प्रकार से नामकरण था, यहाँ पे कोण क्यू टी आर बराबर यहाँ पे 1/2 कोण क्यू पी आर, तो हमने लिख दिया, इसको सिद्ध हुआ। तो इस तरह से ये भी प्रश्न हल हो गया। चलिए, तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली हम लोग की समाप्त हो गई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, यदि चैनल बनाया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।